Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज का जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ पा रहे हैं एम्पैथी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, लाइफ स्किल्स का टॉपिक है। लाइफ स्किल्स जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी एग्जामिनेशन जो होता है तो वो अपनी जगह पे एकेडमिक्स जो है आपकी उनका आकलन करता है ना, कि आपने पढ़ाई कितनी की, आपको नंबर्स कितने मिल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें। हालांकि हम छोटे थे तो हम वैल्यू एजुकेशन हमारे साथ होता था, हम वैल्यू एजुकेशन वगैरह पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़ते होंगे। आजकल इसको एक थोड़ा सा अपग्रेडेड नाम मिल गया है जिसको हम कहते हैं लाइफ स्किल्स, है ना। हम इसको वैल्यू एजुकेशन बोलते थे, बातें वही थी, तकरीबन चीज़ें वही सिखाई जाती थी, वही ह्यूमन वैल्यूज समझाई जाती थी, सिखाई जाती थी। अब थोड़ा सा उसको अपग्रेड कर दिया गया है और जैसे कि आपको मालूम है आईजीकेओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो लाइफ स्किल माना जाता है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स इस पे किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं। आपको मालूम है कि आज की डेट में जो समाज है उसकी संरचना ऐसे हुई थी कि वी वर मेंट टू बी टुगेदर, है ना। हर सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो सोसाइटी में आदमी की जब बात की जाती है तो वी नो दैट ये कोटेशन भी सुनी होगी, दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। सुना है ना ये बात? तो इसमें क्या मतलब था कि भाई आपको सोशली रहना आना चाहिए, दिस इज व्हाट वी वर मेंट टू बी। इसी तरह का हमारी संरचना थी, इसी तरह से हमको बनाया गया था कि हम आइसोलेशन में या अकेले रहने के लिए नहीं जन्मे थे। लेकिन होता क्या है कि आज के टाइम में बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी या मे बी बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द साइंटिफिक थिंग्स और व्हाटएवर, हम आज की डेट में जितना ज़्यादा दुनिया खुलती जा रही है या जितना ज़्यादा नेटवर्क बनते जाते हैं, जितने ज़्यादा आप कह सकते हैं कनेक्टिविटी के साधन आ गए हैं, उतना ही ज़्यादा आदमी कहीं ना कहीं अकेला होता जा रहा है, राइट। तो अभी ये सब बातें मैं क्यों कह रही हूँ आपसे कि इंसान जो था वो बना क्या था, एक सामाजिक जीव के तौर पे, सोशल एनिमल के तौर पे। और आज के डेट में क्या हो रहा है कि हम इतने ज़्यादा आइसोलेटेड होते जा रहे हैं कि हमें फेसबुक की वजह से या अगर आप बात करते हैं व्हाट्सएप की वजह से, तो हमें बहुत दूर दूर जो हमारे दोस्त थे, जो पुरानी कनेक्टिविटी थी वो वापस मिल गई होगी। आप लोग तो खैर अभी बहुत यंग हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि घर पे मम्मी पापा वगैरह के साथ आप बात करते होंगे तो उनको पता चलता होगा कि यार स्कूल का कोई पुराना दोस्त जो है वो व्हाट्सएप पे उसने पिंग किया, या कोई बहुत पुरानी कोई फ्रेंड है मम्मा की जो फेसबुक पे जाके मम्मा के नाम से उनको ढूंढा और उनसे बात की। तो इस तरह से आप बहुत पुराने जो आपके संबंध हैं वो वापस आ रहे हैं, या बिल्कुल ही नए लोग जिनको आप नहीं जानते उनसे आप सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इसके बाद भी एक स्टडी सामने आती है कि इंसान अपने तौर पे बहुत ज़्यादा अकेला होता जा रहा है। ठीक है, अपने आसपास की जो दुनिया है उसकी वो सिमटती जा रही है। तो इस टाइम पे ऐसी चीज़ों के बीच में ज़रूरत क्या पड़ती है कि आपको ये जो आप कहते हैं ना कि आज समाज में जो मूल्य हैं या जिनको आप कहते हैं वैल्यू सिस्टम है, वो आपको पुराने बुजुर्ग लोग आप सुनिएगा वो अक्सर आपको ये बोलते हुए सुनाई देंगे कि वो कहेंगे कि आजकल समाज में आजकल का तो ज़माना ही ख़राब है। सुना होगा ये बोलते हुए, या आजकल तो हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, आज का ज़माना ही ख़राब है, आज तो ऐसा ज़माना आ गया है कि पूछिए मत, आज तो कोई वैल्यू सिस्टम ही नहीं बचा है, आज तो कोई संस्कार ही नहीं बचा है, आज तो कोई कल्चर ही नहीं बचा है, इस तरह की बातें होने लग गई हैं। तो क्या होता है कि ये आज, अब ये बातें कितनी सच हैं नहीं हैं ये हम आगे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, ये देखा गया है नौकरियों में भी, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे भी, कॉरपोरेट्स में भी, कि आज की डेट में पहले कम से कम लोगों को आपकी एज में, जब आप जिस एज में हैं उस एज में किसी काउंसलिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं होती थी, है ना। आजकल हर चीज़ जो है बड़ी आप कह सकते हैं उसमें बड़ी फॉर्मल चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं। काउंसलिंग की ज़रूरत होती है आपको, एजुकेशन लेक्चर्स की, लाइक आपको वैल्यू एजुकेशन की लेक्चर्स की ज़रूरत होती है, लाइफ स्किल्स की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन कोच होते हैं, लाइफ स्किल कोच हो गए हैं। ठीक है, तो आप इनफैक्ट इनसे आप क्या करते हैं, और ये हर लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, आप इसमें बड़े बड़े नाम अगर आप देखें तो आप इसमें बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं लाइफ स्किल कोच में आ जाते हैं। एक अगर आपने देखे हो कभी संदीप महेश्वरी के, अगर आपने वीडियोज़ देखे हो तो आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा वो मोटिवेटिंग कोच के तौर पर वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरा अगर आप बात करें तो एक पूरी डोमेन बन गई है लाइफ स्किल कोचेस की। अब इसकी ज़रूरत जो पड़ी वो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि क्या हो रहा है, आदमी एलिनेट होता जा रहा है, आइसोलेट होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लोगों से कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, एंड ही हैज़ टू बी टॉट। जो उसके अंदर इंस्टिंक्टिव हुआ करता था पहले, वो चीज़ें उसको सिखानी पड़ रही हैं। ये लाइफ स्किल्स थी ना, ये जीने का जो सलीका था, जो आपके अंदर बेसिकली इन्नेट है, जो भगवान ने, प्रकृति ने आपने बना के भेजा है, आजकल हम इस दौर में आ गए हैं कि हमें वो भी समझने की, सीखने की ज़रूरत
पड़ रही है, ठीक है। अब इसमें एक और बात है कि मैं आपको बताऊं कि IGKO का एग्जामिनेशन है उसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ना सिर्फ IGKO के एग्जामिनेशन में, अगर आप बात करेंगे कि आप सिविल सर्विसेज की बात करेंगे तो उसमें भी आपको मालूम है एक एथिक्स का पेपर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताता है कि उसमें ईमानदारी कितनी इंपॉर्टेंट है, निष्ठा कितनी इंपॉर्टेंट है, या अगर आप ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और ये उम्मीद की जाती है कि कोई भी अफसर अगर बन रहा है तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटी, सारी खूबियाँ मौजूद हों। क्यों? क्योंकि दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है और यही चीज़ है, आपको इसलिए लाइफ स्किल पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप इस एज में हैं जहाँ से आप निकलेंगे और दुनिया में अभी बहुत सारे आपको मंजिलें हासिल करनी है, बहुत सारे आपको आयाम तय करने हैं, बहुत लंबा सफ़र आपको तय करना है ना। तो ये जो चीज़ें हैं कि एकेडमिकली ठीक है, जो मार्क्स आ रहे हैं, ग्रेड्स आ रहे हैं, आपकी जो GPA परसेंटेज है, जो आपकी ग्रेडिंग है वो अपने आप में अलग है, लेकिन आप इंसान के तौर पे कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से उसका आकलन जो है हर तौर पे किया जाता है। आप इनफैक्ट अगर देखेंगे तो MBAs वगैरह में भी एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं, उनमें भी एक पेपर आने लगा है आजकल जिसमें लाइफ स्किल्स को पढ़ाया जाता है। लाइफ स्किल कोचेस को हायर किया जाता है कॉर्पोरेट्स के थ्रू और उनको मोटिवेशन सेशंस वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है। लंबा थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया, लंबा बैकग्राउंड इसलिए हो गया क्योंकि समझो कि ये लाइफ स्किल्स अगर पढ़ाई जा रही है तो ये सिर्फ ये ऐसे ही ना बकर बकर करने वाली बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इतना लंबा सेशन अपन ने इनिशियल जो है अपनी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। चीज़ क्लियर है। अब अपन आ जाते हैं एग्जाम पे कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको मालूम है कि क्या आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना, कोई फीस नहीं देनी, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। ये जो आपको मिलता है, जो भी क्वालिटी एजुकेशन मिलता है वो आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, लेट मी बी वेरी वेरी स्पेसिफिक ओवर हियर, क्योंकि हम लाइफ स्किल कर रहे हैं, दैट एजुकेशन इज़ नॉट एवरीथिंग रिलेटेड टू बुक्स। पढ़ाई जो है उसका जो किताबें हैं ना वो सिर्फ एक माध्यम है, माध्यम बस हैं। इसके अलावा एजुकेशन हर जगह से, हर तरफ से, हर कोने से आप तक पहुंच सकती है अगर आप उतने रिसेप्टिव हैं तो, ठीक है। इसके साथ अपन स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक एम्पैथी। अब एम्पैथी क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये फोटोग्राफ जब पीछे वाली देखी होगी ठीक है, ये फोटोग्राफ देख के कुछ समझ में आया क्या है, क्या समझ में आ रहा है? या तो ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या फिर ये कॉर्पोरेट ग्रुप है, कुछ भी आप या तो कह सकते हैं कि ऑफिस के में साथ करने वाले कोलीग्स हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं कि ये कौन है, ये कोई दोस्तों का ग्रुप है। एंड यू कैन सी कि सारे के सारे दे सीम्स टू बी, एक जो बहुत ऑब्वियस चीज़ नज़र आ रही है वो ये है, ये बंदा जो है ना ये लाइफ में बहुत सॉलिड स्क्रूड अप है, मतलब इसकी लाइफ में कुछ बेचारे के ऐसा हो गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हताश है, परेशान है। मे बी बॉस ने झाड़ लगा दी है, मे बी नौकरी जाने की बात हो गई है, उसका लास्ट डे ऑफ जॉब है, उससे रेजिग्नेशन मांग लिया है, या उसकी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसकी वजह से ही इज़ वेरी टेंस्ड एंड वेरी डिप्रेस्ड, राइट। सो यू कैन सी ऑल हिज फ्रेंड्स हैव गैदर्ड अप टुगेदर। सारे ऐसा होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा, आपके कोई फ्रेंड अगर आपका उदास है तो आप लोग सारे बैठते होंगे एंड यू ट्राई टू चेयर हिम अप। तो दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू लिसन टू हिम कि वो शायद बोल रहा है, वो अपनी शायद कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, एंड हिज फ्रेंड्स आर जस्ट देयर silently sitting, right। उनका अगर आप देखेंगे तो they are all quiet, nobody is in the motion of speaking, कोई भी कोई बात नहीं कर रहा है, सब शायद उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, and everybody is trying to lend a helping hand, or at least not a helping hand, everybody is trying to be a little compassionate, है ना। अब इसमें एक चीज़ है जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि ये आपको क्या लग रहा है दैट ये जो है इससे हमदर्दी रख रहे हैं, सहानुभूति रख रहे हैं, या फिर इससे सिंपथाइज कर रहे हैं। दो बहुत अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको सहानुभूति रखना या आप कहते हैं किसी की हमदर्दी होना किसी से, मीन्स कि आप उसकी तकलीफ़ को समझ पा रहे हैं, अगर उसको कोई दर्द है, कोई चीज़ है तो आप उसको महसूस कर पा रहे हैं, राइट। एंड उसके अलावा जब आप बात करते हैं तो एक हो जाती है बात काहे की, जब हम बात करते हैं कि आप किसी पे तरस खा रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि हाय बेचारा, ठीक है। तो दो अलग चीज़ें हो रही हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं, वही हमारा टॉपिक है। आपको एक चीज़ समझनी होगी, जब आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें सिंपथी नहीं होगी, आपको सिंपथी नहीं समझनी है, आपको एम्पैथी समझनी है, ठीक है। अब एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी अगर हम एक नॉर्मल उसकी बात समझते हैं या अगर हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं तो एम्पैथी पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। Empathy is the ability to emotionally understand what the other person is feeling, right? What other person feel. See things from their point of view and imagine yourself in their place. ठीक है, आपको समझ में आया? Essentially, it is putting yourself in someone else's position and feeling what they are feeling. ये जो चीज़ है ना,
जहाँ पे भावनाओं की बात हो रही है कि आप अपने आप को क्या कर रहे हैं। एम्पैथी एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसा गुण है जो आपको क्या बता रहा है, आपको इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दे रहा है वो किसी व्यक्ति को समझने की। ठीक है, समझने की कैसे कि आप ये समझ पा रहे हैं कि वो सामने वाला जो है वो क्या महसूस कर रहा है, आपको उसको ये दया नहीं आ रही है, आप उस पर तरस नहीं खा रहे हैं, आपको ये नहीं लग रहा है कि हाय बेचारे के साथ ये हुआ, आप उसका दर्द जो है वो महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, आप ये समझ पा रहे हैं कि यार चीज़ें जो है उसके नज़रिए से अगर देखा जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उसके आउटलुक जो है उसका, वो समझने की आप कोशिश कर रहे हैं और आप चीज़ों को उसकी तरफ समझने की और उसकी तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप ये समझ रहे हैं कि यार अगर इसकी जगह मैं होता तो फिर क्या होता। एक बड़ा अच्छा कोटेशन भी है इस पर कि सिंपथाइज करना बहुत आसान काम होता है, सिंपथाइज करना इज़ वेरी इजी। बिकॉज आप देखें तो आप कोई अगर डॉगी है कोई जो बारिश में भीग रहा है तो आप उससे भी सिंपथाइज कर सकते हैं, या कोई बच्चे हैं जो आपको, जब आप जाते हैं सिग्नल पे और वो बच्चे जो हैं, अगर आपको कोई बलून बेच रहा है और आप उस बच्चे से वो बलून खरीद लेते हैं उस पर तरस खा के कि अच्छा ठीक है मैं बलून ले लेता हूँ, तो you're being a good person, you're being a good human, you're trying to project that good side of yours। आप उस पर तरस खा रहे हैं कि हाय बेचारा पूरे दिन से बेच रहा होगा, अभी तक इतने भी बलून नहीं बिके इसके, चलो मैं ख़रीद लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया सिंपथाइज करना। एम्पथाइज करना क्या होगा, जब आप अपने आप को उस जगह पे रखिए, जब आप अपने आप को उसकी जगह पे ये रख के सोचिए कि सिर्फ देखा जाए तो एक्सेप्ट फॉर द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, कि सिर्फ मेरा जन्म कहाँ पे हुआ, मैं किस परिवार में पैदा हुआ, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, या मैं जिस भी सोशल स्टेटस के साथ या सोशल क्लास में या किसी एक विशेष समाज में या किसी एक विशेष आप कह सकते हैं एक क्लास में अगर मेरा जन्म हुआ, तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि यार उस बलून वाले को, उस बच्चे को देख के अगर आपको ये चीज़ आती है दिमाग में कि यार हो सकता है मतलब इसने ऐसा क्या किया है कि ये वहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, अगर आपको ये फीलिंग आ रही है वो कार में बैठ के कि इस बच्चे ने ऐसा क्या किया है, वो भी मेरे जैसा है, उसको भी पढ़ने का अधिकार है, वो भी पढ़ना चाहता होगा, उसको भी अच्छी लगता होगा, जब आप वो मैकडोनल्ड के अपने फ्राइज़ खा रहे हैं और उस टाइम पे वो बलून बेच रहा है, और अगर आपको ये ख्याल आता है कि यार क्या किया, मतलब इट इज़ जस्ट द प्लेन लक, मतलब जस्ट यू हैव अ लक ऑन योर साइड एंड दैट इज़ वाई यू आर सिटिंग हियर इन दिस कार, और वो बच्चा जो है वो धूप में नंगे पैर वो अपने बलून्स बेच रहा है, राइट। तो ये जब फीलिंग आती है ना कि यार मैं भी उसकी जगह हो सकता था, मतलब वो मेरे जैसे ही तो है, उसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ ये है कि बस भगवान ने उसको शायद वहाँ पे उसका जन्म जो है वो ऐसे परिवेश में हुआ, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी जगह में, ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पे उसके पास ये सब कुछ नहीं है जो आज हमारे पास है। क्योंकि मैं हमेशा ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ, whenever I try to teach that to my kids also, I try to do that, कि मैं उनको ये समझाने की कोशिश करती हूँ that you know what, you are just playing lucky, you're just playing lucky, so if you're playing lucky, जिस चीज़ में आपका योगदान नहीं है, जिस चीज़ में आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, उस चीज़ को लेके if you're feeling very very you know conceited कि ये तो मुझे करना है, I see children in my locality, I see kids in my locality and I see them being very conceited about the fact कि उनको लगता है कि you know वो थोड़ी प्रिविलेज्ड है। तो अगर आप प्रिविलेज्ड हैं तो आपको, अगर आप ये फीलिंग आपके अंदर आ रही है कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ, तो इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ लक एंड नथिंग मोर, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस पर, और सामने वाला जो है वो अगर काम कर रहा है या वो बच्चा काम कर रहा है तो मैं उसकी जगह हो सकता था, दैट इज़ एम्पैथी। ठीक है, उस पर तरस खाना और उसके बलून ख़रीद लेना ये सोच के कि वो बेचारा दिन भर से घूम रहा होगा और उसके बलून नहीं बिके, वो सिंपैथी है विच इज़ अ गुड क्वालिटी टू हैव। लेकिन वो कनेक्ट कर पाना, वो चीज़ आपके अंदर, वो तार आपके अंदर झंझनाना कि उसकी जगह मैं भी तो हो सकता था और वो मेरी जगह हो सकता था, अगर सिर्फ लक्स हमारे फ्लिप हो जाते तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप एम्पैथी कहेंगे। ठीक है, आप ये बात समझना कि अगर कोई उसकी पोजीशन में है, जिसको आप कहते हैं ना वॉकिंग इन समबडी एल्सेस शूज़, तो ये वॉकिंग इन समबडी एल्सेस शूज़ जो है बेसिकली टू नो व्हाट इट मीन्स टू वॉक इन समबडी एल्सेस शूज़, दिस फीलिंग इज बेसिकली एम्पैथी। ये आप एम्पैथी को कहते हैं। एम्पैथी मीन्स दैट व्हेन यू सी अनदर पर्सन सफरिंग, such as after they have lost a loved one, you are able to instantly envision yourself going through that same experience and feel what they are going through। मतलब ये बेसिकली वो चीज़ होती है कि जब आपने किसी व्यक्ति को, अगर आपने कोई ऐसा लॉस हुआ उसकी लाइफ में जहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं कि उसने किसी बड़े करीबी व्यक्ति को अपनी लाइफ में खो दिया है ना, कोई बहुत ही करीबी रिश्ता था उसका जो नहीं रहा, जो चला गया, देहांत हो गया या वैसे ही चला गया, और उस समय पे आप उसको ये बोलें कि एक आदमी होता है कि जब कंडोलेंसेस होते हैं ना, कि किसी का बहुत कोई प्रियजन है, कोई व्यक्ति है, कोई फैमिली मेम्बर है जिसकी डेथ हो गई, तो लोग आते हैं और उसको कंडोलेंसेस देते हैं,
देते हैं, सहानुभूति दी जाती है, जताई जाती है, जो जिसको आप बोलते हैं सांत्वना दी जाती है। तो सांत्वना देने वाले कई लोग होते हैं जो कि आपको ये समझाते हैं कि हाँ बुरा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कई बार लोग बड़े रूदलेस भी होते हैं उस टाइम पे, जब आपसे आके दुनिया भर की बातें करते हैं कि अरे कैसे हो गया, क्या हो गया, ये नहीं किया क्या, वो नहीं किया क्या। कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जिनके अंदर वो भावनाएं, वो फीलिंग ही नहीं होती कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है अभी कितना ज़्यादा इमोशनली टूटा हुआ है या बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है, तो उससे बेकार की बातें आप मत कीजिए। अब सामने वाला जो चला गया वो चला गया, लेकिन अभी अगर आप आके इस तरह की बातें करेंगे कि भाई क्या हो गया था और दिखाया नहीं क्या, और इस डॉक्टर को दिखा लेते और ऐसा कर लेते और वैसा कर लेते, तो सामने वाला वैसे ही तकलीफ में है, आप उसकी तकलीफ बढ़ा रहे हैं और जो व्यक्ति चला गया है वो वापस नहीं आ सकता, राइट। तो कई ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने जो कि इतने हार्टलेस या इतने रूडलेस होते हैं। कई फिर एक तरह के लोग होते हैं जो आपको आके बोलते हैं कि हमें बहुत बुरा लगा सुन के, बड़ी तकलीफ हुई, अब कौन होगा, कैसे होगा, तो अब कोई भी ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो तो बताना, जैसा भी हो करना, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो आपसे क्या कर रहे हैं, सहानुभूति रख रहे हैं या आपको अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि भाई अगर आपके साथ जो हुआ, जिसको आप कहते हैं एक फॉर्मल शब्द में एक औपचारिकता निभा रहे हैं, एक दुनियादारी, एक व्यवहारिकता निभा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ उनमें से ऐसे होंगे जो आपको आएंगे और आपके पास जब वो आके खड़े होंगे, सिर्फ अगर वो कुछ शब्द नहीं भी बोलेंगे, अगर वो मुंह से कुछ नहीं भी बोलेंगे, सिर्फ आप उनकी नज़रों में ये बात देख पाएंगे, आंखों में ये बात देख पाएंगे, या वो जब आपका हाथ पकड़ के ये बोलेंगे कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा, या मुझे आपके दुख का अंदाज़ा है, या मैं आपकी तकलीफ़ को महसूस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये एम्पथाइज़ कर रहा है, ये उस चीज़ को समझ पा रहा है कि यार कितनी बड़ी चीज़ चली गई, या इस आदमी का कितना बड़ा लॉस हो गया, या व्यक्ति ने क्या चीज़ आज अपनी ज़िंदगी की खो दी, और अगर मैं इसकी जगह होता तो मेरा क्या होता, ठीक है। वो जो फीलिंग होती है ना, वो जो डिफरेंस आपको समझ में आया, बहुत थिन लाइन होती है किसी के दुख दर्द को महसूस करना और किसी का दुख दर्द समझ के उसको ये बोलना कि हाँ यार तुमको दुख हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारी कोई ज़रूरत हो हमको बताना। इन दोनों चीज़ों में मतलब यू आर बीइंग अ गुड पर्सन, दोनों जगह पे यू आर बीइंग अ गुड पर्सन, बट बहुत थिन लाइन है। और वो जो है एक जो आप कह रहे हैं कि वो जो आके समझा रहे हैं आपको, कह रहे तो ऐसा नहीं किया, क्या ऐसा कर लिया होता तो अच्छा, तो वो तो दे आर द डम पीपल, दे आर द लाइक ब्रेनलेस, नो ब्रेन्स पीपल, कि आपको आके ऐसे समय पे आप किसी को यू आर ट्राइंग टू पोक अ फिंगर एट समबडी, सो दैट इज समथिंग। नाउ जब मैं बात करती हूँ, while people can well be attuned, while people can be well attuned to their own feelings and emotions, getting into someone else's head can be a more difficult। अब कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी अपनी जो तकलीफ़ है वो बहुत बड़ी लगती है, ठीक है। यही वाली चीज़ हुई कि आपको अपना दुख तो बहुत बड़ा लग रहा है, आपको अपनी तकलीफ़ तो बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन जब वो किसी और के ऊपर बीतती है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। या इसके बारे में दूसरी भी चीज़ कही जाती है कि आप बीती होना, किसी का आप कहते हैं ना कि आप बीती होना, मतलब जो वो इंसान खुद उसके ऊपर आती है तो उसको समझ में आता है। या फिर आप कहते हैं कि भाई जब मुझ पे कोई चीज़ पड़ती है तो मुझे वो चीज़ बहुत बड़ी लगने लगती है, जब तक कोई और उसको महसूस करता है या किसी और के साथ कुछ हो रहा था तो आई वाज ओके विद इट, राइट। तो वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है कि आदमी को अपनी जो समस्याएं हैं ना वो बहुत बड़ी लगती हैं। तो क्या होता है, कहा जाता है, एक मैंने किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात समझाई थी, बोली थी किसी ने, कि दुनिया में इतना दुख, इतना तकलीफ है कि अगर हमें कोई ऐसा पाइलअप करना हो, हमें ऐसा कोई पाइल लगाना हो जिसमें आपको सबको अपना 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 दुख फेंकना हो, उसमें उस पाइल में आपको फेंकना हो, और फिर आपको कोई और चीज़ उठानी हो, किसी और का एक दुख है जो आपको लगता है कि भाई इस आदमी को कम तकलीफ है और उसकी तकलीफ आपको लेनी हो, राइट। तो अगर ऐसी कोई जगह हो जिसमें आपको डंप करना हो अपना सारा दुख, अपनी सारी तकलीफ़ें, अपनी सारी मिजरीज, तो आप उस पाइल में डंप कर दीजिए। और आपको उसकी शर्त यह है दैट यू हैव टू पिक समथिंग आउट ऑफ दैट पाइल ऑल्सो। उसके बदले आपको जिसका भी व्यक्ति का आपको अपने आसपास का लगता है कि भाई ये बहुत मज़े में है यार, ये बड़े ऐश की लाइफ है इसकी, है ना, आपको उसका दुख उठाना है, किसी एक का आपको उठाना है। तो अगर कभी ऐसी नौबत आए और वाकई ऐसा हो जाए कि आपको एक ये आपको सहूलियत मिल जाए कि आप ये कर सकते हो, तो भी जब आप दूसरों की मिजरीज देखेंगे ना और उनकी लाइफ देखेंगे और अंदर से जाके उनकी लाइफ देखेंगे, ऊपर का प्रोजेक्शन कई लोगों का बहुत डिफरेंट होता है। हर आदमी का अगर आप देखेंगे ना तो हर आदमी का कई बार जो वो दिखाता है, जो बोलता है, जो बाकी दुनिया में एक वो जो मुखौटा लेके चलता है वो बहुत अलग होता है। लेकिन अगर उसके अंदर की आप जाके देखेंगे, उसकी तकलीफ़ें, उसका दुख, उसकी मिजरीज, उसकी सफरिंग्स, उसकी
जो स्ट्रगल्स हैं डे बाय डे के, अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर आदमी अपनी अपना जो अपनी समस्याएं हैं ना वही वापस उठाएगा, ठीक है, जब आप दूसरे की देख लेंगे। और ये अंडरस्टैंडिंग होना कि हर आदमी आज की डेट में बहुत जद्दोजहद कर रहा है या हर आदमी बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग होना, एक मैच्योरिटी आना, ये आपको एक जिसको आप कहते हैं एक पड़ाव जीवन में पार होने के बाद समझ में आता है। आज की डेट में आपको लगता है कि आज की डेट में सब अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, ऐसा लगता है कि दुनिया जो है बहुत ही सही चल रही है, किसी के लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बिल्कुल आपको लगता है कि क्या यार, अगर आपको लगता होगा शाहरुख खान की क्या लाइफ है यार, क्या लैविश लाइफ है, मतलब किंग खान, उसकी लाइफ में क्या ही कमी है, क्या ही मतलब जो चीज़ पे हाथ रख दे वो उसका है, मतलब बढ़िया उसका घर, मन्नत देखा है उसका, क्या मन्नत है उसका, उसके अलावा गाड़ियाँ देखी हैं कितनी हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, क्या हो रहा है, क्या बढ़िया उसकी लाइफ है, जो कपड़े चाहे वो पहन ले, जहाँ जाना चाहे चाहे। उसके बारे में आपको बताया, मैंने एक इंटरव्यू सुना था शाहरुख खान का, वो रिपीटेडली ये बात कहते हैं कि लोगों को मेरे बारे में ये लगता है कि इस आदमी की ज़िंदगी में क्या कमी है, या इस आदमी के पास क्या है जो नहीं है, या क्या वो चीज़ है जिसका एक अफसोस या रिग्रेट उसको है। तो आपको मालूम है उनकी एक बहन है शाहरुख खान की, जो कि उनके फादर की जब डेथ हुई उसके बाद से जो वो सदमे में गई, उनकी बड़ी बहन है, वो इतनी लर्नड, इतनी ब्राइट थी, पर शाहरुख खान की ब्राइटनेस, वो ही इज़ नोन फॉर हिज ब्राइटनेस, पर वो कहते हैं कि मैं कहीं नहीं लगता था जो मेरी बहन की ब्राइटनेस थी, जितनी वो शार्प थी, जितनी वो इंटेलिजेंट थी। एंड व्हेन माय फादर पास्ड अवे, शी केम इनटू काइंड ऑफ एक जिसको आप कहते हैं एक इतना हिट की वो चीज़ उसको, द लॉस ऑफ अ फादर, कि वो मतलब शी वेंट इनटू अ डिप्रेशन, और उसके बाद वो आज तक भी वो नॉर्मल नहीं हो पाई हैं, आज तक भी वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाई हैं, आज तक भी शी इज़ स्टिल सफरिंग एंड बैटलिंग दैट डिप्रेशन, राइट। तो कह लेंगे मैं कहीं ना कहीं मुझे वो बहुत रिग्रेट है कि मैं इतना सब कुछ होने के बाद, इतना पैसा होने के बाद, इतनी जगह जगह अपनी बहन को दिखाने के बाद, आई एम नॉट एबल टू टेक her आउट ऑफ हर स्टेट। और दूसरी बात उनका, मैंने एक और इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने एक बात बोली कि मुझे लोग समझते हैं कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, या मैं बहुत मेरे अंदर लालच है, या मैं बहुत बड़ा सितारा बनना चाहता हूँ। तो ये बात सही है कि मैं बहुत बड़ा सितारा बनना चाहता हूँ, लेकिन वो इतना बड़ा सितारा मैं इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं इतना चमकदार सितारा बन जाऊँ कि मेरी माँ, जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मी मुझे सिखाती थी कि जो तारे होते हैं, सितारे होते हैं, जब लोग बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको ऊपर से भी देखा जाता है। तो मैं कहते हैं मैं वो बचपन की जो चीज़ है, कहते हैं मैं समझता हूँ कि बचकानी बातें हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा सितारा बन जाऊँ कि मेरी अम्मी और अब्बा जो अब नहीं हैं इस दुनिया में, वो मुझे देख पाएँ, उनको शायद मैं वहाँ से जहाँ पे वो हैं वो उनको नज़र आ जाऊँ कि मैं कहाँ पर आज उनका बेटा पहुँच गया है। क्योंकि जब वो सक्सेसफुल हुए, कहते मेरी माँ का ज़िंदगी में सिर्फ एक ही सपना था कि मेरा बेटा कुछ कर ले, और मेरी माँ जो थी, कहते हैं वो सबसे कहती थी कि ये बिल्कुल किसके जैसे लगते हैं, ये बिल्कुल दिलीप कुमार लगते ही है। तो कहते हैं मेरी माँ जब ये बात बोलती थी सब हंसते थे उनकी बात पे, तो उन्हीं को लगता था, बाकी मैं किसी को नहीं लगता था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी लाइफ का रिग्रेट ये है कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, इतना पैसा होने के बाद भी। और दूसरी बात, मेरे माता पिता जो थे उनका देहांत हो गया मेरे कुछ बनने से पहले। उन्होंने मतलब मुझे कभी कुछ बनते हुए नहीं देखा। मेरे फादर को बड़ी चिंता रही इस बात की, मेरी माँ को बड़ी रही कि यार ये जो है बिल्कुल नॉर्मल सा एकदम बॉय नेक्स्ट डोर टाइप का है, कोई इसकी बहुत ज़्यादा कोई शक्ल सूरत इसकी बहुत अच्छी नहीं है। मेरे फादर को उनके, माँ तो उनकी लगती थी कि दिलीप कुमार लगते हैं कि नहीं है, पढ़ाई लिखाई जो है इसने की लेकिन उसके बाद भी नौकरी वोकरी भी कुछ नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि तो उनको बड़ी चिंता थी मेरी जब वो गए। और बाद में आप कहते हैं आप जो किस्मत का आप फेर देखिए कि उसके बाद मेरी जो मूवी है दीवाना वो रिलीज़ हुई, और उसके बाद फिर शाहरुख खान बने। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रगल की जब स्टोरीज आप सुनते हैं, या अगर मैं आपसे बात करूं कि आप इब्राहिम लिंकन की कहानी सुनेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति कितनी जगह फेल हुआ था। वो आदमी, उसके फादर से उसके संबंध इतने ख़राब थे कि उसकी मदर को वो मानते थे कि उनकी माँ ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, और अपने फादर से उनके संबंध इतने ख़राब थे कि कहा जाता है कि व्हेन हिज फादर वाज ऑन द डेथ बेड, तब भी उनको भेजा गया इब्राहिम लिंकन को बुलाने के लिए, और इब्राहिम लिंकन गए भी, और उन्होंने मिलना मना कर दिया अपने पिता को। उन्होंने डेथ बेड पे भी नहीं देखा। ही सेड, आई डोंट वांट टू गो एंड लिव विद द मेमोरी ऑफ सीइंग हिम द लास्ट टाइम, एंड बिकॉज वी बोथ विल बी पेन्ड बाय ईच अदर्स प्रेजेंस, सो देयर इज नो पॉइंट कि मैं किसी मरते हुए व्यक्ति को वो तकलीफ दूँ। बट ही सेज दैट दैट पिंच उनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा रहा कि उनकी लाइफ में उन्होंने वो चीज़ मिस की, दैट फादर, दैट अफेक्शन और लव ऑफ द फादर,
कि वो चीज़ जब उनके बच्चे हुए तो ही वॉज सच एन अफेक्शनेट एंड लविंग फादर, कि कहा जाता है कि जब वो ओवल हाउस में बैठते थे, वाइट हाउस में, और उनके बच्चे जो थे वो पूरा खेलते रहते थे वहाँ पे, और वो खेलते थे, कूदते थे, उनकी चीज़ें इधर उधर करते थे और कुशन से लड़ते थे और सब कुछ करते थे, एंड ही वुड बी कम्प्लीटली एट ईज। मतलब उन्होंने कभी भी उस चीज़ पे वो नहीं किया कि मैं उस पर गुस्सा हुए हों या चिल्लाया हो, वो इस तरह के नहीं करते थे, बिकॉज वो सुन के, वो चीज़ करके वो बड़े हुए थे। उन्होंने उस चीज़ की, उनको उस चीज़ की टीस थी, उस चीज़ की पीड़ा थी। और उनके बेटे के लिए एक बहुत फेमस लेटर है जो उन्होंने अपने बेटे की, जब वो बेटा उनका स्कूल जाने लगा तो उन्होंने बहुत खूबसूरत एक लेटर लिखा था उनकी हेडमिस्ट्रेस को, जो अपने बेटे के लिए, कि वो चाहते थे कि उनका बेटा किस तरह का व्यक्ति, किस तरह का इंसान बने। और क्योंकि ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो टीस थी कि उनके फादर कभी उनकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हुए, या उनके फादर ने कभी वो चीज़ नहीं की जो वो मिस करते थे, कि वो अफेक्शन जो मिस करते थे कि फादर का इन्वॉल्वमेंट हो उनकी लाइफ में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि हमें जब लगता है कि दूसरा व्यक्ति जो है बहुत परफेक्ट है, या उसकी लाइफ में कोई मिजरीज या परेशानी या दिक्कतें नहीं हैं, क्योंकि वो एक मकाम पे है, एक मकाम उसने ज़िंदगी में ऐसा हासिल कर लिया है कि वहाँ पहुँचना हमारी सबसे बड़ी सपना है। मतलब कितने लोग शाहरुख खान बनना चाहते हैं, कितने लोग अब्राहम लिंकन बनना चाहते हैं, बन कितने पाते हैं, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज़ कि ये जो एम्पैथी है ना, ये जो लोग हैं जिनके अंदर सेंस ऑफ सेंसिटिविटी आई है, या आप कहते हैं कि अगर आप अब्राहम लिंकन को कहते हैं तो कहते हैं वो कि बहुत ही इंसानियत के तौर पे, वो इंसानी तौर पे वो बहुत अच्छे इंसान थे, या उनके अंदर बहुत एक सेंस ऑफ जो उसको कहते हैं एम्पैथी थी। ही वॉज अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन। जब वो वहाँ पे सिविल वॉर हुई तो उनको उस चीज़ की एहसास था कि घर ना होना, परिवार ना होना किसको बोलते हैं, राइट। सो दिस इज़ वॉट took him to the level that he came on eventually, right? So what I'm trying to tell you is कि जब आप कहते हैं ability to feel empathy allows people to walk a mile in another's shoes, so to speak it permit people to understand the emotion that the other is feeling। और ये जो है ना, ये जो भावनाएं आती हैं, जो मैं इतनी सारी आपको स्टोरीज बता रही हूँ उसका कारण ये है कि ये जो भावनाएं आती हैं ना, ये फीलिंग आती है कि आप किसी और व्यक्ति की भावनाओं की कदर करें, उसको समझें, उसको महसूस करें। ये तब आता है जब आपने लाइफ को बड़े करीब से देखा हुआ होता है, जब आपको मालूम है कि आप कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई चीज़ ऐसी महसूस की हुई होती है, कोई ना कोई चीज़ आपने एक्सपीरियंस ऐसा आपने जिया हुआ होता है कि आपको ये लगता है कि यार ये जो है ना, मतलब अगर मैं इसकी जगह होता तो मेरे साथ ये होता। या ये ज़रूरी नहीं है, मतलब आपकी एज पे भी देखा जाए तो आपकी एज में भी ये ज़रूरी नहीं है कि अभी तो आप बहुत छोटे हैं, बड़े होंगे, बहुत सारी ज़िंदगी है आगे, बहुत लंबा रास्ता है आपका, कि आपको नेसेसरली आपको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ जिसको कहते हैं ना कि यू डोंट हैव टू, यू नेसेसरली डोंट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, समटाइम यू लर्न फ्रॉम सीइंग अदर्स एक्सपीरियंस और यू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंस ऑल्सो। मतलब अगर आपके पेरेंट्स को आपने घर में देखा है, या अगर आप में एक सेंस ऑफ अपब्रिंगिंग में आपकी वो चीज़ इंस्टिल की गई है, तो वो भी आपके अंदर आ सकती है। नाउ एम्पैथी की अगर हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो ये वेबस्टर डिफाइन कैसे करता है एम्पैथी को। वेबस्टर क्या है आपको मालूम है, वेबस्टर डिक्शनरी की बात हो रही है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करता है, एज एक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बीइंग अवेयर ऑफ, बीइंग सेंसिटिव टू एंड विकेरियसली एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग, थॉट एंड एक्सपीरियंस ऑफ अनदर। तो ये तो हो गई आपकी साइंटिफिक, या आप कह सकते हैं आपकी लिटरेरी डेफिनेशन, ठीक है। मतलब वही चीज़ है जो अभी इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या हो गया, एक एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बीइंग अवेयर ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अवेयर हैं कि भाई किसी आदमी के साथ कोई चीज़ हो रही है तो उसके साथ गलत हो रहा है या उसकी अपनी सफरिंग्स है। आपको किसी और की कंडीशन को समझ पाना, जिसको हम कहते हैं, वो एम्पैथी होती है। इस बच्चे की शक्ल देख के मुझे एक चीज़ याद आ गई। आपको ये नज़र आ रहा है बच्चा, इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा बच्चा है। अगर आप इसकी शक्ल देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे अगर नज़र आ रहा है आपको, तो इसके चेहरे पे देखिए फ्रेकल्स हैं, बहुत सारे फ्रेकल्स बने हुए हैं इसके, है ना, बहुत इसके चेहरे पे फ्रेकल्स हैं। इस पर एक मुझे बहुत अच्छी स्टोरी याद आ गई जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, एम्पैथी से रिलेटेड ही है। इसमें एक बार क्या होता है कि एक पार्टी में, ये बच्चा, इसी तरह का बच्चा, इसी को मान लीजिए, ठीक है, एक बच्चा है और वो अपनी दादी के साथ, अपनी बहुत बूढ़ी सी उसकी दादी है, उनको के साथ वो एक पार्टी में जाता है, ठीक है। और वो पार्टी में क्या जाता है, मतलब बेसिकली उसके मम्मी पापा कहीं घूमने जाते हैं, तो उसको कहीं पास में ऐसा कोई शॉपिंग सेंटर वगैरह है, वहाँ पे वो अपनी दादी को और वो बच्चे को छोड़ के जाते हैं और कहते हैं कि हम 1 आध घंटे बाद आके तुम्हें ले लेंगे, आप लोगों को पिकअप कर लेंगे, ठीक है। अब वो अपनी दादी के साथ वहाँ पे रहता है, बैठता है मॉल में, उसके फादर उसको बैठ के कुछ खाने वाने की चीज़ें दे के चले जाते हैं वहाँ से,
ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि वहाँ पे वो देखता है बच्चा, तो पास में एक ऐसे ऐसे एक कैनोपी लगा के एक व्यक्ति बैठा होता है, बहुत सारे कलर्स रहते हैं उसके पास, ठीक है। तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और वो देखता है वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है कि वो बच्चे के पेंट कर रहा होता है फेस को, है ना। मतलब आपके बच्चों के होता है ना आजकल बड़े सुंदर सुंदर से पेंट बना देते हैं। कोई बच्चा जो है वो सनफ्लावर का पेंट करवाया होता है उसने, किसी ने छोटा सा टैटू बनवाया होता है ऐसे बटरफ्लाई का, किसी ने कोई ने लेडी बग का बनवाया होता है किसी बच्ची ने। तो बहुत वो अट्रैक्टिव कलर्स में वो फेस पेंटिंग करता है। तो अपनी दादी से बोलता है कि दादी मुझे वो करवाना है। तो उसकी दादी बोलती हैं कि बेटा पापा यहाँ छोड़ के गए हैं, चलो। तो उसकी बूढ़ी सी दादी रहती हैं, वो धीरे 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 उसकी ग्रैंड मदर जो है वो जाती हैं वहाँ पे उसके साथ, और वहाँ पे एक जगह रहती है, वहाँ पे हाथ पकड़ के वो बैठ जाती हैं उसका। फिर वो जाके कहता है मैं पूछ के आता हूँ। तो बड़ी एक्साइटेडली कहता है मैं पूछ के आता हूँ कि वो कितने पैसे लेंगे। तो कहेंगे ठीक है, और वो पैसा लेता है, दादी उसके पैसे देती है उसको, और जाता है ऐसे मुट्ठी बांध के और जाता है वो पूछने। उसमें फिर क्या होता है कि वहाँ पे वो अब बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, और उनसे जाके पूछता है कि आप कौन सा पेंट, यू नो आई वांट टू गेट माय फेस पेंटेड एंड आई वांट टू गेट समथिंग मेड ऑन माय फेस। तो एक छोटी सी बच्ची रहती है, वो उतना समझ नहीं पाती है, या मे बी उसके अंदर वो सेंस नहीं था उतना, तो उससे कहती है कि बट वाई डू यू नीड। तो वो जो उससे पहले कि वो जो दुकानदार है, वो जो पेंटर है, वो जवाब दे पाता, ये बच्ची फटाक से जवाब देती है कि बट वाई डू यू नीड एनीथिंग ऑन योर फेस, यू ऑलरेडी हैव सो मेनी फ्रेकल्स ऑन योर फेस, है ना। सो वाई डू यू नीड एनीथिंग एल्स, आपको किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है, आपके तो चेहरे पे वैसे ही इतने सारे फ्रेकल्स हैं, इतने सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे निशान हैं, इसमें तुम्हें और क्या चीज़ की ज़रूरत है बनाने की, तुम्हारा तो गॉड तुमको को पेंट करके भेजा हुआ है। तो बड़ा मीन सा वो कमेंट करती है, ठीक है। अभी छोटा सा बच्चा रहता है, इतना छोटू सा, इतना प्यारा सा बच्चा। तो अब इसको क्या लगता है, इसको बहुत बुरा लगता है। तो ये आके चुपचाप अपनी दादी के साइड में बैठ जाता है हाथ पकड़ के। दादी इसकी बोलती हैं कि बेटा तू तो गया था वहाँ पे पेंट कराने, कराया नहीं। तो बताता है कि दादी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला। तो उन्होंने कहा कि दादी उसकी कहती है कि अरे तो उसमें क्या हो गया, फ्रेकल्स तो ये है ना कि भगवान ने तुझे इतना सुंदर सा पेंट करके देखा है। सही तो बोला उस बच्ची ने कि तुझे तो भगवान ने इतना सुंदर बना के भेजा है, तुझे क्या ज़रूरत है कुछ भी करने की, तू तो इतना सुंदर है, तेरे इतने जो छोटे छोटे दाने तेरे चेहरे पे किसी के नहीं होते, बहुत कम लोगों के होते हैं, तो तू तो सबसे स्पेशल है। देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन द फ्रेकल्स दैट यू हैव ऑन योर फेस, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, कैन यू सी एनीथिंग जो इससे ज़्यादा सुंदर लगता हो। तो वो बच्चा जो है वो सोचता रहता है। उसकी दादी उसको बहुत समझाती है, तो चेयर अप हो जाता है, बच्चा है छोटा सा, चेयर अप हो जाता है, अपनी दादी का हाथ पकड़ता है, और उसकी दादी बोलती है कि तू इतना प्यारा है, तुझे भगवान ने इतना सुंदर बनाया हुआ है। सही तो बोला उस बच्ची ने, उसकी बात का बुरा नहीं मानना। कहते तूने कभी देखा कोई चीज़ इससे भी सुंदर हो, फ्रेकल से भी सुंदर कोई चीज़ हो सकती है क्या दुनिया में। तो वो देखता है, सोचता है कि वो क्या बोलता है। फिर वो अपनी दादी को ऐसे उनके गाल पे हाथ लगाता है, ऐसे ज़ोर से हक करता है, किस करता है अपनी दादी को, और कहता है कि सबसे सुंदर, फ्रेकल से ज़्यादा सुंदर दादी रिंकल्स होते हैं। राइट तो आपके समझ में आया क्या, उसको ये समझ में आया कि ये एक सेंस ऑफ एम्पैथी थी कि इसके चेहरे पे फ्रेकल्स थे, उनके चेहरे पे रिंकल्स थे, उसकी दादी बूढ़ी थी तो उनकी झुर्रियाँ थी, और इसके चेहरे पे ऐसे निशान थे। राइट तो ये क्या हुआ, ये दो लोग एक दूसरे को समझ पा रहे थे, और छोटे से बच्चे को ये चीज़ समझ में आई कि भाई अगर उसकी दादी उसको खुश करना चाहती हैं, वो उसको समझाना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं उससे एम्पथाइज करना चाहती हैं कि इससे ज़्यादा सुंदर क्या हो सकता है। और वो बच्चा छोटा सा था, उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, तो उसने इसका क्या जवाब दिया, दैट द मोर ब्यूटीफुल थिंग देन फ्रेकल्स इज रिंकल्स। राइट सो यू गॉट इट, दिस इज व्हाट आई मीन टू टेल यू अबाउट इट। कि आपको जब आप किसी इंसान से उसके उस पे स्तर पे जुड़ पाते हो, तो उसको हम कहते हैं एम्पथाइज करना। अब साइंस ऑफ एम्पैथी क्या क्या होता है, एक आपको मालूम है, एक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक बात की गई है, जिसमें मैंने कहा कि साइंस ऑफ एम्पैथी में मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा था। मुझे कोई कैम्ब्रिज के साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मैंने एक लेक्चर सुना था। एक्चुअली मेरे ख्याल से नाम याद नहीं आ रहा मुझे, देयर वाज समथिंग लाइक एम्पैथी इन पैराडॉक्स करके कुछ इस तरह का कोई लेक्चर का नाम था उसका, एम्पैथी इन पैराडॉक्स। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली उसमें। उनका ये कहना था कि उनका ये मानना था, उनका ये शोध था कि जितना भी ईवल दुनिया में हो रहा है, जितनी भी बुराइयां, जितनी भी ख़राब चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, या जो भी चीज़ें आप बोलते हैं कि वो अच्छी नहीं है या सही नहीं हो रही, बेईमानी है, करप्शन है, जो भी ख़राब चीज़ें हैं दुनिया में, जिसको आप बोलते हैं कि लोग किसी का बुरा कर रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे को यू नो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वॉरशिप है, जो भी ईवल है दुनिया में, वो किस वजह से है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एरोजन ऑफ एम्पैथी। एरोजन ऑफ एम्पैथी मतलब क्या, एरोजन किसको बोलते हैं हम,
इरोजन आप जानते हैं, इरोजन बोला जाता है जब कोई चीज़ जो है वो बहाव के साथ बह जाती है ना, अपन कहते हैं ना सॉइल इरोड हो गई, मतलब बहुत तेज़ पानी का बहाव आया और वो चीज़ बह गई, ख़त्म हो गई। तो इरोजन मतलब जब आपको कहा जाए कि जब एम्पैथी जो है वो रिपील ऑफ हो जाती है या इरोड हो जाती है सोसाइटी में से, तो किसका जन्म होता है? ईविल का। मतलब जितना नेगेटिव है वो तब आता है सोसाइटी में जब पॉजिटिव चीज़ ख़त्म हो जाती है ना। कोई भी जगह जब खाली है अगर कोई जगह, तो उसमें अगर कोई चीज़ भर रही है, अगर किसी चीज़ को भरने के लिए एक वैक्यूम का होना बहुत ज़रूरी है ना। एक सिंपल सी थ्योरी है, इसको समझो कि कोई भी चीज़ अगर भरी हुई है, इफ़ योर हार्ट इज़ फुल ऑफ लव, राइट, इफ़ योर हार्ट इज़ फुल ऑफ लव और योर हार्ट इज़ फुल ऑफ कंपैशन, अगर आप में कोई चीज़ जो है वो भरी हुई है, अगर कोई रिजर्वॉयर है जो भरा हुआ है, तब तक उसमें कोई और चीज़ नहीं आ सकती। वो तभी कोई और चीज़ उसमें जगह बनाएगी जब ये जो है वो खाली होगा, राइट। तो इसको क्या कहा जाता है? जब इरोजन हो जाता है एम्पैथी का, तो ईविल आ जाता है या ईविल उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। For many, seeing another person in pain and responding with indifference or even outright hostility seems utterly incomprehensible. राइट, मतलब क्या कि कोई व्यक्ति अगर वो सफ़र कर रहा है, परेशानी में है, दिक्कत में है, और कोई आदमी बहुत ही नॉर्मली कैजुअली, मतलब ठीक है, उस चीज़ को वो समझे ना, उसको एम्पथाइज ना करे, ये आप एक नॉर्मल इंसान के तौर पे आपके लिए समझना मुश्किल होता है कि भाई अगर कोई किसी आदमी के साथ कुछ ख़राब हुआ है तो आप उसे एम्पथाइज ना भी करें तो भी आप कम से कम सहानुभूति रखेंगे या सिंपथाइज करेंगे, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वो उनके अंदर वो शायद वो इमोशनल क्वोशंट ही नहीं होता, उनके अंदर वो चीज़ें नहीं होती, वो भावनाएं ही नहीं होती, उनके अंदर शायद वो मेंटल या आप कह सकते हैं इमोशनल कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि वो किसी से कनेक्ट कर पाए। एंड इट विल बी वेरी इनकॉम्प्रहेंसिबल, हम समझने में हमें मुश्किल लगता है, बट एक्चुअली इस तरह के लोग होते हैं, उनको वो इंडिफरेंट रहते हैं, उनको लगता है हमें क्या लेना देना, हमारे साथ कौन सा हो रहा है, राइट। आज के ज़माने में ये सच्चाई है, ये हकीकत है, देखा गया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना इसको तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा हो रहा है। मतलब आज की डेट में आई नो पीपल जो कि बेसिकली कोई आदमी किसी व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है, बीच चौराहे पे, बीच सड़क पे, सरेआम अगर कुछ गलत हो रहा होता ना, तो भी पीपल जस्ट कंप्लीटली ब्रश ऑफ, मूव ऑन, कि भाई क्या है, ठीक है, हो रहा होगा, हमें क्या लेना देना है। यू कम अक्रॉस सच पीपल, राइट, सच इंडिविजुअल्स। या कहीं तो ऐसे होते हैं जैसे मैंने कहा कि आउटराइट हॉस्टिलिटी दिखा देते हैं। मतलब आउटराइट हॉस्टिलिटी मतलब वो बिल्कुल ही सिंपथाइज करना तो छोड़ ही दीजिए, सहानुभूति रखना तो छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल ही इतने यूजलेस होते हैं कई लोग कि वो एक्चुअली आपसे वो करेंगे कि हाँ तो ठीक है, हो रहा होगा प्रॉब्लम, उसमें क्या कर सकते हैं, डू दिस। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करती हैं और बड़े लंबे समय तक आपके दिमाग में वो इम्पैक्ट करती हैं, और ये कम्प्लीटली इनकॉम्प्रहेंसिबल है, बट ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होती हैं और ये बहुत लंबे तौर पर और बहुत लंबे समय तक आपको इम्पैक्ट करती हैं। मतलब ये पर्सनली अगर मैं एक बात बताता हूँ आपको कि मेरी मदर, शी वॉज बहुत ज़्यादा बीमार थी व्हेन आई वाज इन 9th ग्रेड, बिल्कुल आप ही की एज के बराबर, ठीक है। मतलब शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था उनको, लिवर सिरोसिस था उन्हें, एंड मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, एंड वो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थी उस ज़माने में, बॉम्बे में। तो वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी कि उनको लिटरली डॉक्टर ने कहा कि इनको बचाया नहीं जा पाएगा, जवाब दे दिया था। एंड इस तरह के हालात, इस तरह की सिचुएशन जो थी बनी, उस टाइम पे क्या होता था, मेरे फादर, आई वॉज दी ओनली चाइल्ड, मेरा कोई भाई बहन नहीं था, तो माई फादर हमारी जो फैक्ट्री थी उसको वो करके, बंद वगैरह करके और वो सब कुछ करके, ही यूज्ड टू स्टे विद माई मदर इन बॉम्बे, एंड वो बीच बीच में आते थे, आई यूज्ड टू स्टे विद माई अंकल एंड आंट एंड स्टफ लाइक दैट। उस टाइम पे क्या होता था कि मेरी एजुकेशन जो थी, कई बार मुझे बॉम्बे जाके रहना पड़ता था कई महीने। तो उस टाइम पे व्हेन आई वाज इन द कॉन्वेंट, तो कॉन्वेंट आपको मालूम है मिशनरीज बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ओपिनियटेड होते हैं, इन द सेंस दैट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डिसिप्लिन, ठीक है। तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा था। अब ये हुआ कि अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, मतलब आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, लेकिन मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई उस साल। 9th ग्रेड की बात है, मुझे आज तक याद है कि वो डायरी लिखी जाती थी। आजकल तो आप लोग थोड़े से एडवांस हो गए हैं तो वो नहीं होता है, हम लोग उस पर डायरी लिखी जाती थी, और डायरी लिख के मेरी अटेंडेंस कुछ मेरे ख्याल से 5-6% कुछ शॉर्ट हो गई थी, जो कि ज़रूरत होती है। एंड वो पापा को बुलाया गया और पापा आए, तो मुझे याद है कि वहाँ पे जब बैठ के बात की, जो हमारी सिस्टर, हम उनको सिस्टर कहते थे, जो हमारी प्रिंसिपल होती थी उनको, एंड
जो सिस्टर थी उन्होंने ये बात बोली कि यू नो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू हर बिफोर माई फादर अराइव्ड। उन्होंने मुझसे पूछा दैट यू नो व्हाई वर यू सो इरेगुलर एंड द स्टफ। उनको क्लास टीचर्स को ये बात पता थी दैट माई मदर को सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो डिजीज़ और बहुत ही क्रिटिकल है, सब कुछ है। अब मैंने उनको प्रिंसिपल को ये बात समझाने की कोशिश की। आई टोल्ड हर दैट सिस्टर यू नो माई मदर इज़ वेरी क्रिटिकल एंड डॉक्टर्स आर सेइंग दैट यू नो शी सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो डिजीज़, उनके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है एंड शी इज़ एडमिटेड इन टू द हॉस्पिटल एंड that kind of thing. And she was despite being a missionary nun, मतलब ये चीज़ मुझे आज तक, not no offense to anybody, लेकिन वो चीज़ मुझे आज तक भी वो मुझे उनका जवाब याद है। उन्होंने मुझसे ये बात बोली कि उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है तो what's so such a big deal about it, why such a hue and cry about it, आपकी मदर बीमार है, that is okay, your mother is suffering from so and so, you are not suffering from so and so disease, why aren't you attending the school, she is suffering from it, that is okay, but that is her problem, right, that is her health concerns, but that has nothing to do with our school and our discipline, and you are not suffering from so and so problem. I would have considered if it was with you, but why are you not regular to school? वो चीज़ उनकी वो बोली हुई एक लाइन दो लाइन, हालांकि उसके बाद मेरे फादर उनसे आके मिले, चीज़ें हो गई, बात हो गई, but that day I lost that respect that I had for her, you know. I mean, she was a big thing. She was such a role model for everybody. She happened to be role model for me too. But and she was perfect. She was a perfect administrator. She was a perfect principal a school can have. She was amazing in everything. She was, you know, above excellence अगर मैं बोलूँ तो हर चीज़ में. But as a person, as a human being, somehow वो अपने जो उनका जो pedestal था उससे वो falter down हो गई मेरी नज़र में, ठीक है. और वो चीज़ जैसे मैं आपको बता रही हूँ, it has been like over कितने decades आप बात कर रहे हैं, decades मतलब मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ, कितने decades, लेकिन फिर भी ये बात हो गई होगी कम से कम दो ढाई दशक तो बीती गए इस बात को. बट स्टिल वो चीज़ जो है मेरे दिमाग में रह गई, वो चीज़ आज भी मुझे इम्पैक्ट करती है और इसी वजह से मैं आज आपको ये बात बता रही हूँ, राइट. तो ऐसी घटनाएं ज़िंदगी में हो जाती हैं. सो इट इज़ ऑलवेज better that it is not about what marks you score, it is not about what you do in life, it is not about what grades you score, it is not about what kind of car you drive, it is not about what clothes you wear, it is always about the human that you are. आप इंसान किस तरह के हैं, ये बात बहुत मायने रखेगी. अगर आप किसी को क्या महसूस करा पा रहे हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को अच्छा महसूस करा पा रहे हैं अपनी प्रेजेंस में, या अगर आप किसी व्यक्ति का दर्द बांट पा रहे हैं, या अगर आप सिर्फ उसको इतना भी कह पा रहे हैं that you know friend, I feel you, I know what you're going through, I know what is taking a toll on you. अगर आप इतना भी कह पा रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, वो चीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत लंबा ले जाएगी और उस इंसान की ज़िंदगी में वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट करेगी. इसमें एक और कहानी सुनाती हूँ मैं आपको. ये तो मेरा बहुत पर्सनल इंसिडेंस था जो मैंने आपको बताया. ये मैंने शायद पहली बार किसी से शेयर किया. और आप लोगों को कई बार क्या होता है कि जब हम टीचर्स भी रहते हैं ना, वी आर ह्यूमंस इवेंचुअली, कोई चीज़ें हमें इम्पैक्ट करती हैं, कोई चीज़ें आपको प्रेरणा देती हैं. मतलब वो इंसिडेंस ऐसा था जिससे मुझे ज़िंदगी में ये प्रेरणा दी कि मैं एज अ टीचर, व्हेन एवर आई वॉज टीचिंग टू स्टूडेंट्स, में जो भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको भी मैंने इतने सालों में पढ़ाया, आई नेवर एवर, मैंने कभी ज़िंदगी में उनको ये नहीं बोला कि तुम्हारी प्रॉब्लम है तो इसका क्या किया जा सकता है. मैंने आई डोंट रिमेंबर एवर टेलिंग अ स्टूडेंट दैट यू आर नॉट गुड एट समथिंग. आई डोंट रिमेंबर यूजिंग दैट वर्ड दैट यू नो आपकी प्रॉब्लम है, आप इसमें नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं तो क्या. Either you have to have a very sympathetic approach, you need to have a very very affectionate approach. अगर आपको एक लगाव नहीं है ना किसी से, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि भाई उस आदमी को, उस बच्चे को, उस इंसान को उस टाइम पे जहाँ पे वो खड़ा है उसको क्या महसूस हो रहा है, then you are of no, आप you can be the best at what you're doing but still not be a good person. And it is most important to be a good person. आप किसी को भी इंसान को उठा के देख लीजिए, हर आदमी, हर व्यक्ति आपसे ये कहेगा that eventually it is all about the person you turn out to be. आप मेरिल स्ट्रीप का देख लीजिए, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं वो, इतना सबसे ज़्यादा ऑस्कर के नॉमिनेशन उनके नाम पर हैं. आप उनकी एक कोटेशन है जो उन्होंने कहा था that eventually it is only about if we have love for others or not. Eventually it is about that. ओपरा विनफ्रे का आप देख लीजिए, उनका ऐसी ही कोटेशन है एक. इसके अलावा अगर आप माया एंजेलो की बात कर लेते हैं जो कि बहुत फेमस पोएटस है,
उनका है, जिन्होंने उनसे कहा कि भाई इंसान की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि वो इंसान है ना, कि उसकी सबसे बड़ी खूबी ही ये है कि वो इंसान है और वो एम्पैथेटिक है, वो दूसरों की दुख दर्द और उनकी भावनाओं को समझने की काबिलियत रखता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे मैंने कहा आपसे, बट द फैक्ट दैट सम पीपल डू रिस्पॉन्ड इन सच अ वे क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट दैट एम्पैथी इज नॉट नेसेसरली अ यूनिवर्सल रिस्पॉन्स टू सफरिंग ऑफ अदर्स। जैसे मैंने कहा कि जैसे कई बार इंसान ये समझ भी नहीं पाता कि आपके बोले हुए शब्द सामने वाले को कितना भेद जाएंगे, और ये चीज़ दोनों तरह से होती है। जब कोई अच्छी चीज़ बोली जाती है तो वो भी आपके साथ कब तक रहेगी, और कोई ख़राब चीज़ अगर आपसे बोली जाती है तो वो भी आपके मोरल को किस हद तक तोड़ेगी। ये बात एक बोलने वाला व्यक्ति शायद उस टाइम पे उसकी गंभीरता या उसकी गहराई को नहीं समझ पाता, ठीक है। और कई बार ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत ही अनरियली इनकम्प्रहेंसिबल है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग वाकई ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी भावनाएं, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी काम कर देते हैं कि आप समझ पाते हैं, आपको ये समझ में आता है कि भाई ये दुनिया में, जिसको आप कहते हैं ना कि एम्पैथी जो है ये यूनिवर्सल वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स नहीं है, ठीक है। If you are wondering whether you are an empathetic person, there are some signs that show that you have this tendency. अब अगर ये सब बातें, इतने सारा ज्ञान ध्यान की बातें सुन के ये लग रहा हो कि क्या आप empathetic person हैं या नहीं है, आपको ये एनालिसिस करना हो, तो आप कैसे करेंगे? पहली चीज़ है तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, उसमें से मैं आपको स्टोरी तो बता ही नहीं पाई, जो स्टोरी बता रही थी, है ना, बात करने लग गए अपन। उसमें मैं आपको स्टोरी ये बता रही थी कि कई बार क्या होता है, एम्पैथी ऐसे भी काम करती है कि एक आदमी था जो कि समंदर के शोर पे खड़ा हुआ था, ठीक है, और वो क्या करता था, वो आते थे, जो स्टार फिशेस बहुत थी उस शोर पे, उस बीच पे, तो क्या करता था कि वो आती थी, जैसे बीचेस में आती थी, वो पानी की लहरों के साथ या बहाव के साथ कुछ स्टार फिशेस जो थी वो बाहर आ जाती थी। कुछ क्या करता था कि ये उठाता था और वो स्टार फिशेस को उठा उठा के वापस पानी में फेंकता था, ठीक है। तो एक आदमी बैठा होगा और बहुत ही वो ना इरिटेट हो रहा था देख देख के। कई लोग होते हैं ना, जबरन चिड़चिड़ाते हैं, जबरन सड़े हुए होते हैं बिना किसी बात के, उनका लेना एक ना देना दो, ठीक है। वो बैठे हुए जबरन सड़ रहा है देख देख के कि वो एक आदमी आता है, वो दोबारा आती है, लहर आती है, उसके साथ कुछ स्टार फिशेस आती हैं, वो जो उठाता है और उनको वापस समंदर में फेंक देता है। फिर वो लहर आती है, फिर वो समंदर के साथ वो स्टार फिशेस आती हैं, वो फिर उठाता है, वो फिर फेंक देता है। तो ये जो सड़ा हुआ आदमी था, ये उसके पास जाता है और कहता है कि यार ये तुम क्या टाइम पास कर रहे हो तब से, हाँ यहाँ पे खड़े हुए हो तुम, और वो आती है, लहर आती है, उसमें वो स्टार फिशेस आती हैं, तुम उठाते हो और उनको फिर पानी में फेंक देते हो। ना ये पानी रुकने वाला है, ना लहरें रुकने वाली है समंदर की, ना वो स्टार फिशेस का आना रुकने वाला है। तो क्या डिफरेंस पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम ये करो नहीं करो, इससे फ़र्क क्या पड़ता है ना। कि तुमने जो फेंका, तो वो उसमें हाथ में स्टार फिश को लेता है वो, और उसको फेंकता है और फिर पलट के देखता है उसकी तरफ, कहता है कि नहीं, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मेरे ये करने से किसी को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये उस मछली को जिसको मैंने वापस फेंका है पानी में, उसको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसकी जान बच गई, ये उसको फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पे फ़र्क जो है ना, कई बार जब आप एम्पैथेटिक होते हैं और आप किसी की लाइफ को छूते हैं, तो आप पूरी दुनिया को बदलने नहीं चलते। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन चेंजिंग द होल वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते। जब हम कहते हैं ना कि दुनिया बहुत ख़राब हो गई है, दुनिया में लोग ऐसे हैं, तो भाई आप दुनिया को नहीं बदल सकते। दुनिया में आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। हम जुपिटर या मार्स पे जाके तो बस नहीं सकते। अब हालांकि मार्स पे जाने की उम्मीद चल रही है, लेकिन फाइनलाइज मामला नहीं हुआ है अभी तक कुछ, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल अपन को अर्थ पे ही रहना है। तो अपन जब ये बात बोलते हैं ना, और अपन सब कुछ क्या करते हैं, अपन सब कुछ जो है अपन उसको रिजेक्ट कर देते हैं पूरी तरह कि भाई दुनिया जो है बहुत ख़राब हो गई है, यहाँ पे अच्छे लोग हैं ही नहीं। तो मतलब आप ये भी समझे ना कि आप फिर अपने आप को भी बुरा कह रहे हैं, आप अपने घर वालों को भी बुरा कह रहे हैं, आप अपने मम्मी पापा को भी बुरा कह रहे हैं, आप सबको ही तो बुरा कह रहे हैं ना। दुनिया तो हम ही लोगों से बनती है, सिंपल सी बात है, दुनिया हम ही से बनती है और हम ही को प्रॉब्लम है। वो कौन सी मूवी थी, किसी का डायलॉग है ये, आपको लगता होगा ना मैम कितनी मूवीज़ देखते हैं, तो हम भी मूवीज़ देखते हैं। आप लोगों से बोलते हैं पढ़ाई लिखाई करने का, तो हम लोग पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग साथ में ऑल, जिसको कहते हैं ना, थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी होनी चाहिए, थोड़ी म्यूज़िक मस्ती भी होनी चाहिए, थोड़ी मूवी भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो अब खैर डायलॉग क्या था, डायलॉग ये था कि हम खुद ही भीड़ का हिस्सा हैं और प्रॉब्लम भी खुद ही से रखते हैं, ठीक है। तो जब हम ये डायलॉग बोलते हैं ना कि यार दुनिया बहुत ही ख़राब हो गई है, तो आपको एक बात समझनी होगी कि उस दुनिया में आप और हम भी रहते हैं। तो हमें बेसिकली दुनिया को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। यू चेंज योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल फिक्स इट सेल्फ, ठीक है। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को ठीक कर लो, वही बहुत है, गनीमत है। हाँ, और दूसरा एक डायलॉग होता है जो मतलब मेरे मम्मी पापा ने मुझे भी बोला होगा, आपके मम्मी पापा भी बोलते होंगे, टीचर्स भी बोलते होंगे, मैंने भी बोला होगा आपको। क्या बात होती है उसमें कि पहले के
ज़माने में ना ऐसा होता था, आजकल ऐसा होने लगा है। तो ये जो दुनिया ज़माना ख़राब हो रहा है ना, ये जो फंडा है ना, ये जो एक लाइन है, ज़माना बहुत ख़राब है, ये ज़माना, आप अगर आज 70s की मूवी देखेंगे ना तो उसमें भी आपको ये जो लाइन है, ये आपको लड़की का जो बाप है वो आपको बोलता हुआ दिख जाएगा कि बेटा संभाल के रहना, ज़माना बहुत ख़राब है ना। या आपको आज अगर आप देखेंगे तो भी आपको कोई ना कोई बोलता दिख जाएगा ज़माना बहुत ख़राब है। पहले की बात और थी, ज़माना बहुत ख़राब है। उससे पहले अगर आप जाएंगे तो आप 50s में जाएंगे तो भी आपको ये डायलॉग मिलेगा कि पहले वाली बात नहीं, ज़माना बहुत ख़राब है। तो भाई ज़माना जो है ना वो कई सदियों से ख़राब होता हुआ आ रहा है। तो अगर अपन इस पैमाने पे चलेंगे कि ज़माना ख़राब हो रहा है तो मतलब हम तो बिल्कुल ही गर्त में जाते जा रहे हैं। आने वाली जो 50-60 साल बाद तो मतलब ज़माना, मतलब हम बोलने की भी स्थिति में नहीं रहेंगे, तब भी लोग यही बोलेंगे हालांकि कि ज़माना बहुत ख़राब है। तो जितने ये पॉइंट बताए गए उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपको फोकस काहे पे करना है, आपको फोकस करना है ऑन द गुड थिंग्स, एंड यू हैव टू काइंड ऑफ ब्रश ऑफ जितनी भी नेगेटिविटी, ख़राब की जो शोर सुनाई दे रहे हैं वो सब कुछ हटा दो। ठीक है, फोकस करो कि आप अच्छे रहो, अच्छे बनो, अच्छे अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो, लोगों की भावनाओं को समझो, उनको कष्ट ना पहुँचाओ, एंड बी अ गुड पर्सन। ओके अब इसमें एक और चीज़ बात लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप एम्पैथेटिक प्राणी हैं। आपको ऐसे पता चल सकता है कि पहली बात तो ये कि आप सुनने में अच्छे हैं। ठीक है, आप श्रोता बहुत अच्छे हो। वक्ता होना बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन श्रोता होना बहुत अच्छा, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी बात और है। क्यों है? क्योंकि जब आप किसी की बात सुन पाते हैं, आप किसी की बात को समझ पाते हैं, असिमुलेट कर पाते हैं, तो आप उसकी पूरी, जिसको आप उसको कहते हैं, उसकी पूरी मेंटल दुनिया में जो उसकी जो अंदर उसकी जो दुनिया है उसमें एक्सप्लोर कर पाते हैं, उसमें आप कदम रख पाते हैं, उसकी सोच को, उसकी साइकोलॉजी को, उसकी चीज़ों को आप समझ पाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बनना है? आपको ये सुनना है। यू हैव टू बी विद द ओपन ईयर्स। आपको कान खोल के लोगों की बातों को सुनना है। ठीक है, नाउ पीपल ऑफन टेल यू अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। अब इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है कि भैया जो लोग सुनते हैं ना, जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग आपको लगता है कि कंपैशनेट हैं, आपको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, आपको सही रास्ता दिखा पाएंगे, मार्गदर्शन कर पाएंगे। मार्गदर्शन इज अ काइंड ऑफ अ हैवी वर्ड, बट हाँ व्हाटएवर, लाइक आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे, आपको सही चीज़ बताएंगे, आपको कम से कम गलत नहीं बोलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। वो लोग जो होते हैं ना वो बहुत बढ़िया लोग होते हैं। और अगर आप वैसे व्यक्ति हैं जिसको क्या बोला जाता है, काइंड ऑफ, अगर आप अपने ग्रुप की एगनी आंट है, मतलब ये जेंडर काइंड ऑफ मत लाना इसमें, मतलब एगनी अंकल भी हो सकते हो। ठीक है, तो अगर वो हो अपने ग्रुप के तो भी आप एम्पैथेटिक प्राणी हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है ये, कि अगर लोग आके आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करते हैं और आप उनको शांति से बैठ कर सुनते हो, सिर्फ सुनते हो। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप उनको कुछ अपनी कोई सलाह दे रहे हैं या एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ उनकी बातें सुन भी रहे हैं एंड पीपल आर अप्रोचिंग यू एंड पीपल आर कमिंग क्लोजर टू यू बिकॉज ऑफ द फैक्ट, देन इट मीन्स दैट यू आर एन एम्पैथेटिक पर्सन। ठीक है, इसमें अगर आप बात करते हैं, यू आर गुड एट पिकिंग अप ऑन हाउ अदर पीपल आर फीलिंग। इसमें एक और चीज़ है कि भाई कोई पार्टी चल रही है, ठीक है, बर्थडे पार्टी है, किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, सब लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना है, एंड एवरीबडी इज हैविंग अ फन टाइम, हैविंग अ बॉल ऑफ टाइम वाला हिसाब है। और कोई आपका फ्रेंड है विच इज हु इज़ नॉट रियली इनटू द प्लेस, है ना, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा ऑफ है, मतलब नॉट नेसेसरली रो रहा है, गा रहा है, वैसा वाला ऑफ नहीं, वो तो फिर सभी को नज़र आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपसेट है, मीन्स नॉट द यूजुअल रेगुलर सेल्फ वाला हिसाब है। ठीक है, ये आपकी एज में बहुत होता है, क्योंकि आपकी जो एज है ना ये बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की एज है। अभी क्या होते हैं आप लोग, क्या बोला जाता है मालूम है? यंग एडल्ट बोला जाता है। यंग एडल्ट मतलब बिल्कुल एडोलेसेंस में कदम रख रहे हो वाला जो एज है ना, तो ये वाली एज में बड़ी सारी जो हार्मोन्स है ना वो बिल्कुल राइट पे रहते हैं। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा होता हो कि आपके फ्रेंड्स हैं या आपकी क्लास में कोई गेट टुगेदर है, पार्टी चल रही है, व्हाटएवर, and you are able to tap a friend or a classmate who's not a good friend of yours, आपने देखा है, आप जानते हैं, या इवन अगर कोई अनजान भी है, but you are able to sense कि यार इस बंदे के साथ लगता है कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ तो है, वही तो बात है जो कि आज ये वैसा नहीं है, आज ये अपना चौपी सेल्फ में नहीं अपने, या अगर ये अपना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं समथिंग इज ऑफ वाला जो फंडा आता है ना, अगर आप वो समझ पा रहे हैं तो भी आपको ये मालूम है दैट यू आर एम्पैथेटिक पर्सन, कि आप उतने सेंसिटिव हैं, आप उतने ऑब्जर्वेंट हैं, आप उतने सेंसिटिवली लोगों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और आप उनको टैप कर पाते हैं, उनकी भावनाओं को।
ठीक है। यू ऑफन थिंक अबाउट हाउ अदर पीपल फील। अगर आपको, हाँ ये बहुत बड़ी फाइट है यार, ये लाइफ में ना कई बार एक्सेस होना भी इसका बुरा है कि मतलब अगर आप ये महसूस कर पाए ना कि इफ़ यू आर एबल टू, ये थोड़ी सी एक मैं कॉन्ट्ररी बात बताती हूँ, आयरॉनिकल बात बताती हूँ, if you have a mind which is very sharp and if your heart which is very sensitive, मतलब जिसको आप कहते हैं ना, if the capability to think and feel deeply, दोनों चीज़ें is the biggest blessing and the biggest curse। मतलब कैसे? ब्लेसिंग तो इसलिए क्योंकि आप इतनी महसूस कर पाते हैं, इतनी गहराई में जाके, इतनी सेंसिटिविटी के साथ आप चीज़ों को देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। लेकिन कई बार वो बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है क्योंकि वो आपको बड़ा पेन भी देता है, सफरिंग भी देता है, बड़ा आप उससे, आपको बड़ी हिट करती हैं वो चीज़ें, तो ये भी कई बार बहुत दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि एक कहावत है, उसमें शेक्सपियर की एक लाइन है जो बड़ी अच्छी है और बड़ी फेमस भी है, for life is a tragedy for those who feel and a comedy for those who think। क्या लाइन है शेक्सपियर की? यार ये बहुत बढ़िया कोटेशन मैं लिख के बताऊंगी, ठीक है, इसको याद रखना। लाइफ इज अ कॉमेडी अब इसमें पहले कॉमेडी था बाद में ट्रेजेडी था कि पहले ट्रेजेडी था बाद में कॉमेडी था, ये एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, लेकिन ये है ऐसी। लाइफ इज अ कॉमेडी फॉर दोज हु थिंक and it's a tragedy for those who feel। मतलब क्या समझे? मेरे इंटेलिजेंट प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो ये समझ गए होंगे कि बात हो रही है किसका, कि लाइफ जो है वो कॉमेडी है उन लोगों के लिए जो कि सोचते हैं और ट्रेजेडी है उन लोगों के लिए जो कि महसूस करते हैं। आप कॉमेडी और ट्रेजेडी ना, ये बिल्कुल वैसी वाली कॉमेडी और ट्रेजेडी नहीं समझनी है कि बिल्कुल वो गोलमाल वाली कॉमेडी और ट्रेजेडी मतलब बिल्कुल ही एकदम देवदास वाली ट्रेजेडी, वो वाला फंडा नहीं है। एक्चुअली कॉमेडी कहा जाता है अ थिंग विद अ हैप्पी एंडिंग, जो कि लाइट हो, मज़ेदार हो, उसको कहेंगे हम कॉमेडी। और ट्रेजेडी मतलब जो कि बहुत ही रोना गाना घिसा पिटा टाइप का वो हो, उनके लिए। ठीक है, तो ये जो है लाइफ जो है वो मस्त होती है, बहुत ही बिंदास होती है उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा सोचते नहीं है। और ये पता है, ये बेसिकली आपको मालूम होगा कि IQ और EQ की जब बात की जाती है, इंटेलिजेंट कोशेंट की और IQ की बात की जाती है, IQ तो आपको मालूम है इंटेलिजेंट कोशेंट, और EQ की बात की जाती है इमोशनल कोशेंट। ठीक है, तो इसमें भी ये बोला गया है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ये जिसका जितना ज़्यादा कोशेंट ज़्यादा होगा, जिसका कोशेंट का लेवल ज़्यादा होगा, वो बेचारा उतना उदास और उतना दुखी रहता है। मालूम है, क्योंकि उसको हर चीज़ महसूस होती है ना, वो हर चीज़ फील करेगा कि भाई अगर किसी को कोई दुख हुआ है तो उसको वो भी महसूस होगा। अगर कोई पक्षी है, कोई पेड़ है, कोई बिल्ली का बच्चा है, वो बिल्ली का बच्चा है, अगर उसको भी परेशानी है तो भी उसको महसूस होगी। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है वो आप क्या कह रहे हैं कि भाई ये वो ऐसा व्यक्ति है जिसका इमोशनल कोशेंट बहुत ज़्यादा है। और कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि हाँ ठीक है, पानी है, झरना है, ठीक है, पानी है, ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही जाएगा, इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, जिनको बोलते हैं नीरस लोग जीवन में, जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि ठीक है पानी है तो ऊपर से गिरेगा नीचे ही जाएगा, तो ऐसे तो हर चीज़ का लॉजिक है। आदमी जिंदा है, सांस ले रहा है, कल को हार्ट काम करना बंद कर जाएगा, मर जाएगा, तो उसमें दुखी होने वाली क्या बात है। तो ऐसे लोगों के लिए तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये जो लोग हैं ये अलग ही ट्राइब ऑफ पीपल है। ठीक है, तो ये जो है इनके लिए तो बहुत ही कॉमेडी है ना, हर चीज़ की ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है, क्या है उसमें। तो अगर आप वैसे नहीं हैं तो भी आप एम्पैथेटिक हैं। ठीक है, नाउ इफ़ यू आर वंडरिंग वेदर, ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अदर पीपल कम टू यू फॉर एडवाइस। जैसे मैंने कहा, वो एगनी आंट और एगनी अंकल वाला जो फंडा है ना, वो यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अगर आप अपने ग्रुप के एकदम जिसको बोलते हैं ना, आप एगनी आंट हैं, जिनके पास जाके लोग जो है अपने सारे दुख दर्द जो हैं वो बता देते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे साथ फलाना हुआ, मेरे साथ ढिमका हुआ, तो क्या है, तो आप क्या हैं, तो भी आप एम्पैथेटिक प्राणी हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, आप किसी ट्रैजिक इवेंट, अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है जो कि बहुत ट्रैजिक इवेंट है और अगर वो आपको हाउंड करता है और वो आपको परेशान करता है और आप बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं उससे, तो भी आप एम्पैथेटिक प्राणी हैं।
हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई ऐसी घटना देखी जो चीज़ आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में, आपकी लाइफ में रह गई और काफ़ी टाइम तक रह गई, और उसमें आप कहते हैं कि वो चीज़ आपको बहुत अंदर तक झंझोर गई है ना, किसी कोई ट्रैजिक घटना, तो आप क्या कहते हैं, तो भी आप बहुत एम्पैथेटिक प्राणी है। बट ऑफ कोर्स डिग्री, देखिए कोई भी चीज़ मैं आपको समझा दूं कि किसी भी चीज़ की अति जो होती है ना वो ख़राब होती है। हर चीज़ जो होती है एक लेवल में होनी चाहिए, हर चीज़ जो होती है वो एक दायरे में होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ से, कोई घटना विशेष है, कोई ट्रेजेडी है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, जैसे अगर आपने मूवी देखी कोई सी, ठीक है, अगर हम इसको कहते हैं विसरल थिंकिंग बोलते हैं, या विसरल आप बोलेंगे एम्पैथी, ठीक है। विसरल एम्पैथी मतलब क्या, कि जैसे आपने कोई फीलिंग देखी, आपने कोई सी थ्रिलर मूवी देखी ठीक है, जैसे मैंने कल एक मूवी देखी थी, कौन सा नाम था, वो मूवी नहीं देखी थी एक्चुअली, वेब सीरीज़ देखी थी, वो सिटी ऑफ ड्रीम्स करके, है ना, सिटी ऑफ ड्रीम्स, और ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया, वो नागेश कोकुनूर की वो है, वेब सीरीज़ है हॉटस्टार पे, राइट। उसका जो एंड रहता है ना, अब मैं पूरा वो बता दूँ क्या, है ना, स्पॉइलर दे दूं क्या मैं, वैसे सबने देख ही ली होगी। उसमें एक सीन रहता है जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और उसमें उसके जो सीएम रहती है बंदी, उसका जो बनती है, उसके बेटे का जो 12-13 साल का बच्चा है, उसकी डेथ हो जाती है इस बॉम्ब ब्लास्ट में, ठीक है। तो उसका जूता रहता है, वो जूता वो पकड़ के फिर वो बैठी रहती है। तो वो सीन, मतलब वो मैंने कल मूवी देखी और वो सीन मुझे इतना इम्पैक्ट किया, वो सीन मतलब मेरे दिमाग में घूमता रहा, मतलब मैं रात भर जब मैं सोई तो भी मुझे वो ऐसा लग रहा था कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और बेचारा वो बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई, और उसकी माँ को कैसा लग रहा होगा। अब ये क्या है, ये विसरल कोशेंट है ना, विसरल एम्पैथी है। मुझे मालूम है, आई एम अवेयर कि वो मूवी है, मुझे मालूम है, मेरा दिमाग जानता है ये बात कि मूवी है, सिर्फ दिखाया जा रहा है। बट क्या होता है, जैसे वो दृश्यम में बोला था ना, दैट विजुअल मेमोरीज या विजुअल जो चीज़ें आप लेते हैं वो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होती हैं, या आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जर्वेशन होती है। जो चीज़ हम देख लेते हैं, हमें मालूम है कि सिनेमा जो है, जो उसमें चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो झूठ है, हमें मालूम है, हमारा जो विवेक है वो काम करता है, वो हमें मालूम है कि ये सब बेकार है। लेकिन जब आप सोते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं, उस पर आपका बस नहीं है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस टाइम पे, राइट। तो वो क्या हो रही है, वो बेसिकली क्या काम कर रही है, वो विसरल एम्पैथी काम कर रही है कि आपको वो चीज़ इम्पैक्ट की, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट की, जिसको आपने अपने इंटेलेक्ट की वजह से, या अपनी मेंटल कैपेबिलिटी की वजह से, या मेंटल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, दैट मैच्योरिटी है, आपको समझ में आ रहा है कि झूठ है ये, आपने उसको ब्रश असाइड कर दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर कर गई और वो आपको ओवरवेल्म कर रही है, ठीक है। तो अब ये अति में करने लगे, अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाए और आप इसमें रोना गाना करने लगे, वहाँ पे मूवी देखते टाइम रोना गाना तो ठीक है, वो तो बहुत लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन अगर आप बाद में भी सोच सोच के रोएं तो फिर तो वो तो अति हो गई, है ना, मतलब वो तो फिर कुछ मेंटल अलग ही कहानी अलग हो गई। लेकिन अगर आपको कोई घटना ओवरवेल्म कर रही है तो भी आप एम्पैथेटिक प्राणी हैं, ठीक है। अब दूसरी बात होती है कि जब आप कोशिश करते हैं कि कोई आदमी, अगर कोई व्यक्ति परेशान है, दिक्कत में है, किसी प्रकार की उसको कोई समस्या है, और आप कोशिश करते हैं कि यार किसी तरह आउट ऑफ द वे जाके आप उसको उसकी सफरिंग कम कर दीजिए, या आप उसकी मदद कर दीजिए, तो भी आप एम्पैथेटिक प्राणी हैं। मतलब इसमें मैंने बहुत अच्छी कोटेशन भी पढ़ी थी, जो मेरे घर में, मेरे कमरे में बहुत टाइम तक लगी भी रही और मुझे बहुत अच्छी भी लगती थी। वो भी कोटेशन जो है मैंने आप ही की उम्र में कहीं सुनी थी, और फिर मैंने उसको बड़ा बड़ा लिख के अपने बोर्ड पर लगाया हुआ था। उसमें था, द बेस्ट इंडेक्स to the person's character, the best index to the person's character is how he treats people who can't do him any good, ठीक है, एंड हाउ ही ट्रीट्स पीपल हु कांट फाइट बैक। मतलब क्या, कि सबसे अच्छा इंडेक्स जो होता है वो किसी इंसान के कैरेक्टर, इंडेक्स क्या होता है, जब हम किताब खोलते हैं तो उसमें इंडेक्स आता है, देखा है, मतलब उसमें पता चलेगा कि भाई चैप्टर 1 क्या है, प्रीफेस क्या है, चैप्टर 2 कहाँ से चालू हो रहा है, 3 कहाँ से चालू हो रहा है, उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो बेसिकली सबसे अच्छा इंडेक्स, अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर या उसका किरदार आपको समझना हो, तो उसका सबसे बेहतर इंडेक्स ये होता है कि आप ये देखिए, ये ऑब्जर्व कीजिए कि वो व्यक्ति ऐसे इंसान को या ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट करता है जो उसका भला नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं है उसका उनको अच्छा करने से, है ना, कि अगर वो उनका कुछ अच्छा करेगा तो उसको बदले में कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। वो उन लोगों को कैसे ट्रीट करता है, और दूसरी बात, वो ऐसे व्यक्तियों को कैसे ट्रीट करता है जो उससे नीचे हैं, और अगर ये उनके साथ कुछ गलत भी कर लेता है, कुछ बुरा व्यवहार भी कर लेता है, तो ये उस पोजीशन में नहीं है, वो लोग उस पोजीशन में नहीं है कि इसको फाइट बैक कर सके। वो सबसे अच्छा आप कह सकते हैं इंडेक्स होता है एक व्यक्ति के जीवन का। अब मैं इसको अपने जीवन में कितना उतार पाई मुझे नहीं पता, लेकिन इसने मुझे इम्पैक्ट बहुत किया था, और ये मैंने
लगा के रखा था और शायद कोशिश तो की मैंने, अब इसका कितना नतीजा निकला वो पता नहीं मुझे। लेकिन हाँ, तो ये वाली जो बात होती है वो ये है कि अगर आप लोगों की सफरिंग को समझ पा रहे हैं और उसको कम करने का सोच पा रहे हैं, ये बहुत एक प्रोवर्ब भी है, मतलब क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया है, टेस्टामेंट में भी कहा गया है, अलग अलग धर्मों में भी कहा गया है कि भाई जब आपके पास बहुत आप प्रिविलेज्ड होते हैं, जब आपके पास ज़्यादा होता है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा होता है, तो मेक लॉन्गर टेबल्स नॉट हायर फेंस। मतलब क्या, जब आपके पास ज़्यादा होता है, आप प्रिविलेज्ड होते हैं, तो आप टेबल, जो खाने की टेबल है, जो मतलब बेसिकली अगर आप उसको इस्लामिक उसमें कहेंगे तो वो कहते हैं दस्तरखान जो है उनका, या आप कहते हैं खाने की जो सपर टेबल है अगर आप कहेंगे टेस्टामेंट के हिसाब से, तो कहते हैं आप उसको लंबा कीजिए, आप दीवारें मत बड़ी कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लोगों के साथ बांटना है। अगर आपको उनकी सफरिंग को ख़त्म करना है, आप उनको समझ पा रहे हैं, तो मीन्स यू आर एन एम्पैथेटिक पर्सन। यू आर गुड एट टेलिंग व्हेन पीपल आर बीइंग ऑनेस्ट। आप अच्छे हैं, ये समझ जाते हैं बहुत अच्छे से कि जब आपको कोई ऐसी चलाने की कोशिश कर रहा है या आपको कोई ऐसे ही आपको मक्खन लगा रहा है या साइकोफेंसी में है, तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो ऑनेस्ट नहीं है, अगर आप ये समझ पा रहे हैं, अगर आप ये सेंसिटिविटी आपके अंदर है कि आप लोगों को पहचान पा रहे हैं या लोगों को पढ़ पा रहे हैं, तो आप एक ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, तो आप एक एम्पैथेटिक पर्सन हैं, आप लोगों को समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर एक और फ्लिप साइड ये है कि अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि कोई इंसान ऑनेस्ट है और वो आपसे सच बोल रहा है, भले ही वो कितना कड़वा सच हो और वो कितना ख़राब हो, आपको कितना ख़राब लगे, और तो भी आप ये समझ पा रहे हैं कि भाई उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होगा, या वो किस मेंटल स्टेट में आके आपको ये बातें बोल रहा है, या वो आपको आपका सच दिखा रहा है, या आपको आपका आईना दिखा रहा है, तो भी अगर आप उसको ये समझ पा रहे हैं, तो भी आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एम्पैथेटिक इंसान हैं। यू समटाइम्स फील ड्रेन्ड और ओवरवेल्म्ड इन सोशल सिचुएशंस। यस, ये होता है ना कि आपको कई बार लगता है कि यार बहुत ही मतलब ना पूरी एनर्जी जैसे किसी ने चूस ली हो आपकी, या आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई ऐसी सोशल सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार अब इससे ज़्यादा हैंडल नहीं हो पाएगा, या अब मन नहीं कर रहा जाने का, या कई बार वो मूड होता है ना कि आप यू फील अपसेट विदाउट अ रीज़न, कि आपको लग रहा है कि यार अब नहीं, मतलब इनफ, तो भी आप कह सकते हैं कि आप एक एम्पैथेटिक ऐसे इंसान हैं जो कि सेंसिटिव है। ठीक है, यू केयर डीपली अबाउट अदर पीपल। आप लोगों की फीलिंग्स का, उनकी भावनाओं का, उनके बारे में छोटी छोटी चीज़ों की आप कदर करते हैं। ठीक है, मतलब एक इसमें ये मेरा पर्सनल मानना है कि आप किसी व्यक्ति के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर सकते। बहुत कम मौके आते हैं ज़िंदगी में कि आप कुछ बहुत बड़ा कर दें किसी के लिए, लेकिन अगर आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी, कि अगर किसी को कॉफ़ी पसंद है, आप उसके लिए कॉफ़ी बिना उसके बोले बना दीजिए, आप किसी के लिए कोई चीज़ आउट ऑफ द वे जाके कर दीजिए, किसी का बर्थडे है जिससे आपकी कभी बात भी नहीं हुई, आप उसको विश कर दीजिए, या कोई बहुत छोटे छोटे आप जेस्चर्स किसी के लिए कर दीजिए, या आप इतना सोचिए कि भाई अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझे अच्छा लगता या नहीं लगता, मुझे अगर कोई करता तो मुझे पसंद आता या नहीं आता। अगर आप वो चीज़ें सोच के कर देंगे किसी के लिए, तो भी आप एम्पैथेटिक इंसान हैं। ठीक है, अगर आप ये समझ पा रहे हैं ना कि अगर यार मैं इसकी जगह होता तो मुझे कितना अच्छा लगता या मुझे कितना ख़राब लगता, अगर आप ये दिमाग में एक ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रख के आप कोई एक्शन लेते हैं, तो आप एक एम्पैथेटिक इंसान हैं। यू कैन फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेट बाउंड्रीज इन योर रिलेशनशिप। कई बार ये बहुत दिक्कत हो जाती है व्हेन यू आर अ वेरी वेरी एम्पैथेटिक एंड यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। कई बार दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू हैपन है वैसे, कि आपको एक लिमिट आप तय नहीं कर पा रहे। हर चीज़ की, जैसे मैंने कहा कि मर्यादा होती है, हर सीमा होती है, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। अगर आप ओवर द बोर्ड चले जाएंगे, ओवर बोर्ड चले जाएंगे किसी भी चीज़ को लेकर, तो कई बार उसके बड़े खामियाजे इंसान को भुगतने पड़ते हैं, कई बार वो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, तो आपके लिए कई बार बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए दायरा तय कीजिए या दायरे फिक्स कीजिए। ठीक है, अगर आप वो नहीं कर पाते तो भी एक निशानी है कि आप ओवर सेंसिटिव या ओवर एम्पैथेटिक पर्सन हैं। टाइप्स ऑफ एम्पैथी, अब हम ये बात कर लेते हैं टेक्निकली कि बेसिकली कितने प्रकार की एम्पैथी होती है। हमने समझ लिया, कंसेप्ट समझ में आ गया, पूरा सब कुछ हमने बात कर ली। अब हम ये समझ लेते हैं कि कितने प्रकार की एम्पैथी होती है। अब बहुत सारे प्रकार की होती है। पहली बात तो मैंने आपको जैसे बताया है कि अगर हम IQ की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यार बिल्कुल ही IQ 0 है यार उस आदमी का, बिल्कुल ही डम है, मतलब कोई बिल्कुल ही मूर्ख लगता है आपको, तो आप क्या बोलते हो कि बिल्कुल ही यार बिल्कुल ही एकदम ही नील बटे सन्नाटा, बिल्कुल ही 0 IQ का आदमी है। ठीक है, लेकिन ये बातें जो हम IQ के लिए करते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन के लिए, ये हम EQ के लिए बहुत कम करते हैं।
है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, आज के ज़माने की ज़रूरत यह है, या इनफैक्ट एक और होता है मालूम है आपको, SQ भी होता है जिसको हम सोशल क्वोशंट कहते हैं, ठीक है। तो जितना मुद्दा हमने जितनी अहमियत अपने दिमाग को दे रखी है, उसकी अहमियत अपनी जगह है, सब कुछ है, लेकिन हम जितना अंडर प्ले बाकी चीज़ों को करते हैं ना, जितना हम EQ को करते हैं या हम सोशल क्वोशंट को करते हैं, बात होना आज की ज़रूरत यह है समय की कि हम बात जो है वो ज़्यादा EQ की करें, क्योंकि दिमाग वाले तो बहुत लोग हैं आजकल, दिमाग चलाने वाले, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग चलाने वाले बहुत लोग हो गए हैं आजकल, लेकिन इमोशनल क्वेश्चन जो है वो लोगों का कम होता जा रहा है। उनको ये समझ में नहीं आता, तो उनको लगता है कि जो चीज़ें, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस हम बात करते हैं, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, ईमानदारी, ये सब उनको लगता है कि सिर्फ लफ्जी बातें हैं, जिसको बोलते हैं ना कागज़ी बातें हैं, कागज़ पे अच्छी लगती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है अगर आप इसको देखें, कि अगर आप लाइफ को वाकई समझना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो इवेंचुअली सब कुछ जो है ना वो इन्हीं चीज़ों पे आके रुक जाता है, EQ पे और एक सोशल क्वोशंट पे। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहता है, उसका घर में कुछ ऐसा हो गया और आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ और मैं क्यों करूँ, मुझे क्या पड़ी है, मेरे घर में नहीं हो रहा, आपको अपना दिमाग अगर आप बहुत लगाते हैं कि यार इतनी देर में तो मैं कुछ चला जाऊंगा, कमा लूँगा, मेरा ऑफिस है, मेरा क्या लेना देना है, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों में पिछड़ जाएंगे। और इनमें जब आप पिछड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट इवेंचुअली इट इज़ ओनली अबाउट दिस, ठीक है। मतलब मैंने एक बड़ी अच्छी कुमार मंगलम बिरला ने ये बात शायद रॉन्डेवू विद सिमी गरवाल में कही थी, बहुत साल पहले एक शो आया करता था, जैसे आजकल कॉफ़ी विद करण आता है, तो ये तो खैर बेकार सा है, लेकिन उस टाइम पे वो आया करता था, तो बहुत ही क्लासी सा शो था रॉन्डेवू विद सिमी गरवाल, राइट। तो उसमें उन्होंने कुमार मंगलम बिरला आए थे उन्होंने, और उनसे पूछा गया कि हाउ डज इट फील टू बी अ बिरला, आपको मतलब व्हाट डज इट फील, मतलब द ओल्ड मनी एंड स्टफ, लाइक एक ज़माना था, आज के टाइम पे हम अडानी अंबानी की बात करते हैं, वरना वो एक ज़माना था जब बोला था कि कोई बहुत अपने आप को बड़ा कोई अमीर समझता था या कोई बहुत रईस था, तो उसको बोला जाता था कि क्या यार टाटा बिरला बन रहे हो क्या तुम, अपने आप को समझ क्या रहे हो, टाटा बिरला समझ रहे हो। तो वो जो था ना बिरला, वो उसकी बात थी। एंड ही सेड हाउ डिड like what does that thought that means to you, what does that word means to you, आपको कैसा लगता है that being born as Birla or being known as Birla। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी which stayed with me for a very long time, and he said I really जो मुझे लगता है वो ये है कि दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ दैट आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स नॉट टू बी अ बिरला, ठीक है, क्योंकि मैं तो यहीं जन्मा, मेरा जन्म ही इस परिवार में हुआ, मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा इस परिवार में जन्म हुआ। मैंने इसके लिए मेरा कोई योगदान नहीं रहा इस चीज़ में, राइट। आई नेवर न्यू व्हाट इट मीन्स टू बी अ नॉन बिरला। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही नॉर्मल था, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा कभी कुछ लगा ही नहीं कि कोई बहुत अलग से, कोई बहुत अजीब सी चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या लगे, मुझे एक चीज़ समझ में आई, और वो ये बात आई कि आप जब होते हैं, आप किसी हस्ती पे होते हैं, आप किसी मकाम पे होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत लोगों ने भी कही, अगर आप वॉरेन बफे का आप सुनेंगे तो उनने भी कही, बहुत लोगों ने ये बात कही दैट एवरीबडी शुड बी रिच, एवरीबडी शुड बी फेमस, एवरीबडी शुड हैव द मनी, एवरीबडी, इसमें बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने ये बात बोली है, ठीक है। एवरीबडी शुड बी सक्सेसफुल इन लाइफ एंड फिल्दी रिच इन लाइफ एंड गेट फिल्दी रिच इन लाइफ एंड गेट वॉट एवर दे वॉन्ट इन लाइफ। सब कुछ उनके पास होना चाहिए, सब कुछ उनको मिल जाना चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आए दैट इट इज़ नॉट व्हाट इट टेक्स। मतलब समझ में आया कि मैंने सब कुछ मिल जाएगा, तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया इवेंचुअली जो इंसान की लाइफ में खुशी होती है या उसकी जो फीलिंग्स होती हैं या उसको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, व्हेन यू डाई, जब आप मरते हैं ना, तो उस टाइम पे आप ये स्टीफन्स ने भी कहा था, मतलब अगर आप बात करेंगे तो उनका भी कहना था कि उन्होंने ये बात बोली कि आप जब मरते हैं तब आप कोई भी जब आप फ्लैशबैक में, ये साइंटिफिक फैक्ट है, जब आप मरते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो फ्लैशबैक में दिखाई देती है आपको, ठीक है। कहा जाता है कि अगर आप सडन डेथ नहीं हुई, आपकी आकस्मिक निधन नहीं हुआ है, एंड इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ टाइम, तो आपके दिमाग जो है वो पुरानी मेमोरीज़ को प्रोसेस करता है, ठीक है। एंड ही सेड दैट इट इज़ वेरी अनलाइकली कि कोई उस टाइम पे बैठ के कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग के बारे में सोच रहा हो, या उसको ख्याल किसी बोर्ड मीटिंग का आए, या कोई बहुत बड़ा जो टेंडर है उसने लिया हो उसका आए, या कोई जो प्रेजेंटेशन उसने दी हो उसका आए। आप जो बेसिकली रिश्ते हैं, जो चीज़ें आपने जी हैं, छोटी छोटी खुशियाँ हैं आपकी, आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स योर लाइफ, राइट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो EQ और SQ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सिंपैथी और एम्पैथी की जब हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ 3 टाइप्स ऑफ एम्पैथी जो हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। पहली बात है इफेक्टिव एम्पैथी। इफेक्टिव एम्पैथी क्या होती है? इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। सच
emotional understanding may lead to someone feeling concern for another person's well-being or it may lead to feeling of personal distress. मतलब जिसमें मैंने आपसे कहा कि इसमें विसरल की जब हम बात करते हैं, विसरल एम्पैथी, तो वो भी इसी का हिस्सा हो जाती है काफ़ी हद तक, ठीक है, कि आप किसी के भावनाओं को, किसी की फीलिंग्स को इतना ज़्यादा समझ जाइए, इतना ज़्यादा गहराई से उस चीज़ को महसूस कर लें, उससे जुड़ जाएं, या उससे आपको एक तरह का लगाव हो जाए, उसकी अच्छाई से, बुराई से, उसकी खुशी से, उसके गम से आप इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाएं कि वो चीज़ आपको इम्पैक्ट करने लगे या वो आपको व्यक्तिगत क्षति या व्यक्तिगत डिस्ट्रेस के तौर पे नज़र आने लगे, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? तो आप बात कर रहे हैं अफेक्टिव एम्पैथी की, ठीक है। मतलब क्या, इसमें आप ये इतना गहराई से, जैसा मैंने कहा कि किसी भी चीज़ की अति जो होती है बुरी होती है, किसी भी चीज़ की जो ये मैं आपको जो क्वालिटीज़ बता रही हूँ ना, इससे पहले भी इनफैक्ट जो हमने क्वालिटीज़ डिस्कस की थी कि आप एम्पैथेटिक प्राणी हैं या नहीं है, व्यक्ति है या नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको थोड़ा सा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। वो क्वालिटी होना अच्छी बात है, लेकिन वो क्वालिटी कितनी मात्रा में होनी चाहिए। अगर अपन चाय बना रहे हैं ना, तो अगर चाय भी अपन बना रहे हैं तो उसमें अगर आप दूध ज़्यादा डाल देंगे, ठीक है, बिना दूध की चाय बनाएंगे तो आपको लगेगा कि यार बिल्कुल कैसी काली काली चाय है। दूध आपने ज़्यादा डाल दिया तो भी आपको पीते नहीं बनेगी, आपको दूध का टेस्ट आएगा, चाय का नहीं आएगा। चाय पत्ती आपने उसमें बहुत ज़्यादा डाल दी तो वो बिल्कुल कड़वी हो जाएगी, ठीक है। शक्कर आपने उसमें ज़्यादा डाल दी तो आप पी नहीं पाएंगे, कम हो गई तो भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो हर चीज़ का जो है ना अनुपात जो है लाइफ में, इट इज़ अबाउट द प्रोपोर्शंस इन लाइफ। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोपोर्शन कितना है। अगर आप ये प्रोपोर्शनेट वे में अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो हर चीज़ बेहतर है। अगर वो आप ओवरटली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो चीज़ ख़राब है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं अफेक्टिव एम्पैथी की, तो यहाँ पे भी वही फंडा है कि विसरल एम्पैथी की जब बात आती है कि आप किसी चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, ओवरवेलम हो रहे हैं, कोई चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर वो आपको इतना इम्पैक्ट करने लगे कि वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करने लगे, आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने पे आ जाएं आप उसकी वजह से, तो इट इज़ नॉट अ राइट थिंग और राइट डिग्री टू डू, ठीक है। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप कह सकते हैं कि कंसर्न होना अलग बात है, लेकिन उस कंसर्न को अपने ऊपर हावी कर लेना वो अलग बात है, ठीक है। तो ये बात आई आपको इफेक्टिव एम्पैथी की। नाउ एक बात हो रही है सोमैटिक एम्पैथी। सोमैटिक एम्पैथी क्या होती है? सोमैटिक एम्पैथी, इसमें आप बात कर रहे हैं इन्वॉल्व हैविंग अ फिजिकल रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू व्हाट समवन एल्स इज एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। मतलब क्या, इसमें आपने इफेक्टिव एम्पैथी आपने समझ लिया कि भाई आपको तकलीफ हो रही है, मुझे भी उतनी ही तकलीफ हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि भाई अगर आपको किसी को आप तकलीफ में देखते हैं तो आपका फिजिकल रिएक्शन आए उस चीज़ को। मतलब कि अगर कोई आदमी, आपने ब्लड देखा या किसी की सफरिंग है, अगर उसको खून आया या किसी ने मार दिया और आपको ब्लड देखा और आपको क्या हुआ, आप वो ब्लड देख के आपको चक्कर आने लग गए या आपको बेहोशी आने लग गई या आप इतना ज़्यादा आप ट्रॉमेटाइज्ड हो गए उस इवेंट से कि आपको वॉमिट आने लग गई और आपकी तबीयत खराब होने लगी या आप शडर करने लगे, तो वो क्या होगा, वो इमोशनल के साथ साथ वो फिजिकल रिएक्शन भी होगा, ठीक है। तो आप क्या बात कर रहे हैं, सोमैटिक एम्पैथी में आप इन्वॉल्व करते हैं हैविंग अ फिजिकल रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू समवन एल्सेस एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। तो उसमें आप क्या बोलेंगे, ये हो गई आपकी सोमैटिक empathy. People sometimes physically experience what other person is feeling. When you see someone feeling embarrassed, for example, you might start to blush or have an upset stomach. ये लोगों के साथ होता है, ठीक है। कि जब आप देख रहे हैं कि अगर कोई इंसान कोई ऐसी स्पॉट में है, कोई ऐसे मूवमेंट में है जब वो बड़ा एम्बेरस फील कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई ऐसी घटना हुई है कि सामने वाला बड़ा एम्बेरस्ड है, तो पता चलता है कि वो आपका कोई लेना देना नहीं है उसमें। या कई बार मूवी पे होता है ना, कोई ऐसी चीज़ हम देख लेते हैं जो कि हमें बड़ा, हम फैमिली के साथ देख रहे हैं और कोई ऐसा मोमेंट आता है, कोई ऐसा सीन आता है, कोई बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है हमें, तो कर वो सामने वाला रहा है, हो उसके साथ रहा है, और हम यहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके ब्लश करेंगे या हमारा कोई फिजिकल रिएक्शन होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे सोमैटिक एम्पैथी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कॉग्निटिव एम्पैथी। कॉग्निटिव एम्पैथी का मतलब होता है इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स मेंटल स्टेट एंड व्हाट दे माइट बी थिंकिंग इन रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। ये कई बार ना लोग इसको टेलीपैथी भी बोलते हैं। मतलब क्या कि भाई आप यहाँ बैठे हो, आपका फ्रेंड जो है वो पता चला लंदन में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसने भी कुछ महसूस किया, आपने भी महसूस किया, और आपको कोई ऐसी फीलिंग आई कि यार कुछ तो ऐसा है जो लगता है कि ठीक नहीं है, मतलब कुछ तो है जो आपने उससे बात की और आपको समझ में आया, आपने बात की और उसने थोड़ी सी लो आपसे बात की और आपको ये समझ में आया कि यार कुछ तो है जो गड़बड़ है ना। आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई मतलब
कुछ बोला भी नहीं, एग्जैक्टली कहा भी नहीं, लेकिन ये समझ में आ गया कि कुछ तो है जो गड़बड़ है, और आपको उस बात पे आप सामने वाले को आप उसको असेस कर पा रहे हैं। आप उसको कई बार 2 चीज़ों में होता है ये चीज़। एक तो ये कि आप किसी से इतने क्लोज हैं, इतने करीबी हैं आप किसी इंसान के कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा किसी सिचुएशन में, या आप पहले से ही भाप लेते हैं या जज कर लेते हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। कई बार ये होता है कि आपको इंट्यूशन होता है, आपको समझ में आ जाता है, आपकी इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होती है ह्यूमन बिहेवियर की कि आप ये देख के समझ जाएं कि यार इस आदमी के साथ ये हुआ है तो ये होगा, नेक्स्ट जो मूव है आप पहले ही समझ जाएं। जैसे चेस में जो मूव होते हैं ना, जो बहुत अच्छे चेस प्लेयर्स होते हैं वो एक मूव नहीं समझते अगले का, वो 4, 5, 6 मूव जो है वो आगे का घर जो है चलेगा वो भी उनके समझ में आ जाता है। तो ये वो वाली बात है कि आपको ये समझ में आ गया कि ये चीज़ हुई है, यहाँ पे टप्पा खाई है बॉल तो वो यहाँ जाएगी। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाता है कि इतनी स्पीड पे अगर बॉल ने यहाँ टप्पा खाया है ग्राउंड पे तो इतनी दूर जाएगा, या यहाँ पे अगर यहाँ पे कम स्पीड पे खाई है तो यहाँ जाएगी। ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये जो परख होती है, जो पहचान होती है, कि कैलकुलेशन होता है कि भाई इंसान ने के साथ ये हुआ है तो अब उसका रिएक्शन ये आने वाला है। ठीक है, वो 2-3 चीज़ों में होता है। एक तो मैंने जैसे बोला कि आप किसी को इतना व्यक्ति को इतना ज़्यादा अच्छे से जानते हो। दूसरा कब होता है, जब आपको ये अंदाज़ा हो, आपको ह्यूमन बिहेवियर का, ह्यूमन साइकोलॉजी का इतना अंदाज़ा हो, इतना सटीक आपका कैलकुलेशन हो कि आपको समझ में आ जाए कि ये आदमी ये करेगा, इसके साथ ये हुआ है तो ये होगा। ठीक है, या फिर आप कहते हैं कई बार एक वाइल्ड इंट्यूशन होता है, आपको बस पता नहीं होता, देयर इज नो रीजन और देयर इज नो लॉजिक टू सपोर्ट दैट, पर आपको ये पता होता है कि यार ये हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ होगा। ये कई बार इंट्यूशन ऐसा भी होता है ना कि आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्यों है, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है उसकी, लेकिन कहीं कुछ है जो समझ में आ रहा है कि ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप कहते हैं, इसको बोलते हैं आप क्या, आप कॉग्निटिव। और ये जब किसी और के रेफरेंस में हो जाता है तो आप इसको क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव एम्पैथी बोलेंगे। ठीक है, मतलब आपको ये मालूम है कि आप किसी आदमी के मेंटल स्टेट को इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि वो किसी उसमें क्या रिस्पॉन्ड करेगा और क्या सोच रहा है और किस दिशा में सोच रहा है, आपको वो भी कैलकुलेशन आ जाता है। इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट साइकोलॉजिस्ट रेफर टू एज द थ्योरी ऑफ माइंड और थिंकिंग अबाउट अदर पीपल्स आर थिंकिंग। मतलब यही मैंने आपसे कहा कि इसको अगर आप साइकोलॉजिस्ट की भाषा में बात करेंगे तो ये कॉग्निटिव एबिलिटी जो है ये कहाँ से आती है, या तो आपने सामने वाले को बहुत अच्छे से जान लिया, परख लिया, समझ लिया, या फिर आप में वो काबिलियत है, आप में वो सलाहियत है कि आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ह्यूमन ब्रेन की मैपिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेन मैपिंग या माइंड मैपिंग जो है वो इसी में आ जाता है। इसके अलावा जब आप बात करते हैं तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि वो सामने वाला इस बात पे जो रिएक्शन उसका होगा वो सही होगा या नहीं होगा। अब हम लास्ट में पढ़ लेते हैं एम्पैथी, सिंपैथी और कंपैशन के बीच में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे शब्द हैं जिनको बहुत आसानी से लोग क्या करते हैं, एज सिनोनिमस यूज़ कर लेते हैं, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन अगर आप इनकी गहराई में जाके देखें तो आपको समझ में आएगा कि वो फ़र्क जो होता है वो काफ़ी इनफैक्ट काफ़ी डिफाइनिंग होता है। इन द सेंस अगर हम बात करते हैं कि एक सेकेंड, इसको अपन ये कर लेते हैं, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, वर्सेस। ठीक है, सिंपैथी वर्सेस एम्पैथी वर्सेस कंपैशन। अब इसमें जो लिखा हुआ है पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। व्हाइल सिंपैथी एंड कंपैशन आर रिलेटेड टू एम्पैथी, दे आर इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, एक सिंपल सी बात है कि वैसे तो सिंपैथी और कंपैशन एम्पैथी से जुड़े हुए टर्मोलॉजीज हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टार्क डिफरेंस होता है, या कुछ थोड़े से स्टार्क डिफरेंसेस के साथ साथ कुछ बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस भी होते हैं, जो कि जिसको आप कहते हैं कि जो नज़र नहीं आते, जो कितने ऑब्वियस नहीं होते। ठीक है, कुछ तो ऑन फेस डिफरेंसेस होते हैं और कुछ नज़र नहीं आते। ठीक है, स्टार्क डिफरेंसेस मतलब क्या, जो बहुत बड़े, बहुत ही ग्लेरिंग डिफरेंसेस होते हैं, और कुछ जो होते हैं जो बहुत ही छोटू से डिफरेंसेस होते हैं जो कि आप समझ नहीं पाते, बहुत थिन लाइन होती है। ठीक है, डिमार्केटिंग लाइन वो भी है। नाउ कंपैशन एंड सिंपैथी को अगर आप मानते हैं तो ज़्यादा पैसिव कनेक्शन माना जाता है, ज़्यादा पैसिव कनेक्शन माना जाता है, जबकि एम्पैथी अगर आप बात करते हैं तो ज़्यादा एक्टिव अटेम्प्ट माना जाता है दूसरे इंसान को पहचानने का। ठीक है, मतलब क्या, बेसिकली जब आप सिंपैथी रखते हैं किसी व्यक्ति से, तो जैसे मैंने कहा कि आप किसी पे दया का भाव रख रहे हैं किसी के प्रति, या आप ये सोच रहे हैं कि यार उस बेचारे आदमी के साथ कितना ख़राब हो रहा है, या उस बेचारे के साथ कितना बुरा हो रहा है, आप उसके लिए सहानुभूति का भाव रखे हुए हैं, लेकिन आप एक
डिस्टेंस से उसके लिए सहानुभूति का भाव रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब आप क्या, आप अपने आप को उस व्यक्ति की जगह नहीं देख रहे हैं, आपको सिर्फ एक एज एन ऑब्जर्वर या एज अ थर्ड पर्सन आप किसी के लिए महसूस कर रहे हैं कि इसके साथ बुरा हो रहा है और हाय बेचारा वाली जो फीलिंग आती है। और वो मैं नेसेसरली ये नहीं कह रही कि आप उसको विक्टिमाइज कर रहे हैं या आप उसको बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत दीनहीन भावनाओं से आप देख रहे हैं, वैसा नहीं है। अगर आप उसको रिलेट भी कर पा रहे हैं तो भी आप एकदम एज अ पर्सन आप बिल्कुल दिल से जुड़ नहीं पा रहे हैं, या आप अपने आप को उस सिचुएशन में पूरी तरह रख नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब एक क्रॉसिंग पे कोई बच्चा है जो बलून बेच रहा है, जो गुब्बारे बेच रहा है और आपके पास आता है, तो नॉर्मली हमारे पास बहुत कम ऐसा होता है जब हम उस मूड में होते हैं, उस टाइम जोन में होते हैं या उस जोन में होते हैं ऑफ इमोशंस, कि हम एम्पैथी रख पाते हैं उसके साथ, राइट। कि हमें लगता है कि यार बेचारा बच्चा, अगर हम इसकी जगह होते तो क्या होता। ये नॉर्मली रोज़मर्रा की चीज़ों में, या हम जितने उलझे हुए रहते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों में, या जिसको आप कहते हैं भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, हमारे दिमाग में ये ख्याल आना मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसको उठा के, आपको लगता है कि वो बच्चा आया और आप अपना गाना सुन रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और आप आपको कोई मीटिंग में आप जा रहे हैं या आपकी क्लास में कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होने वाली है या सर कुछ इंपॉर्टेंट पूछने वाले हैं, तो व्हाट हैपेंस, नॉर्मली आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करते हैं, यू विल सर्च आउट फॉर सर्टन थिंग्स। और आपके पास अगर कोई बिस्किट का पैकेट रखा है, कुछ वेफर्स रखे हैं, जो भी आपके पास रखा है, कुछ टॉफ़ीज़ रखी हुई हैं जो हमें चेंज में मिल जाती हैं, आपने उसको केयरलेसली उठा के आपने उसको दे दिया, क्योंकि आपने दिया। ये जो एक्ट है आपका देने का, ये शो करता है दैट यू आर फीलिंग समथिंग। आपको लगा कि यार इसको आपकी उस चीज़ की आपसे ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो आपने उसको दे दिया, लेकिन आपको वो चीज़ स्ट्राइक नहीं की उस टाइम पे कि क्या हम इसकी जगह होते। तो ये जो फीलिंग है, ये क्या हुआ, ये सिंपैथेटिक फील कर रहे हैं आप, ठीक है। आपको सिंपैथी महसूस हुई इसके लिए। अगर आप ये महसूस करते हैं कि अगर हम उसकी जगह होते तो कैसा महसूस करते, इसको हम बोलते हैं एम्पैथी। और कंपैशन मतलब आप कह सकते हैं कि करुणा का भाव ना। जैसे एक अगर डॉगी है, डॉगी का बच्चा है, कोई नीचे बैठा हुआ है और आपको मालूम है बारिश में कोई डॉगी है, वो भीग रहा है, तो आप क्या करते हैं, आपको कई लोगों को आपने देखा होगा कि उसके ऊपर आके उसको उठा के किनारे पे रख देंगे। या छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, बीच सड़क पे आ जाएगा तो आप उठाएंगे और उसको साइड में रख देंगे कि किसी गाड़ी से कुचल ना जाए। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप बोलते हैं कंपैशन, करुणा का भाव। कि आपको हर किसी व्यक्ति के लिए, आपको हर ह्यूमन फॉर्म के लिए, आपको हर लाइफ फॉर्म के लिए, नॉट नेसेसरली ह्यूमन, आपको हर व्यक्ति, हर चीज़ के लिए, हर जीती जागती जानदार चीज़ के लिए आपको करुणा महसूस हो रही है, आपको कंपैशन फील हो रहा है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। अब इसमें बात ये हो रही है कि जब हम पैसिव कनेक्शन की बात करते हैं, तो पैसिव कनेक्शन मतलब जो बहुत ही अंडरटोन्ड है ना, थोड़ा सा, जिसको आप बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस, नॉट वेरी मच आउट देयर, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप कहेंगे कि एक पैसिव तौर पे आप कनेक्शन महसूस करते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ वेरी एक्टिव फॉर्म ऑफ कनेक्शन। एक्टिव फॉर्म ऑफ कनेक्शन जब होगा तो आप उसको एम्पैथी बोलेंगे। अब मैं आपको 2 स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है, 3 नहीं सुनाऊंगी क्योंकि उसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। कन्फ्यूज़ में नहीं होंगे तो आप बहुत क्लियरली शायद उसको डिमार्केट कर पाएंगे। 2 मैं आपको सुनाती हूँ, उसमें से फिर आप मुझे बताइएगा कि ये दोनों स्टोरीज किस चीज़ को, किस फीलिंग को डिपिक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये आपका काम है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है। पहली स्टोरी जो है एक मैंने अभी डॉगी की बात की, तो चलिए डॉगी से रिलेटेड सुनाती हूँ। उसमें ये होता है कि एक दुकानदार रहता है, ठीक है, वो नॉर्मली डॉग ब्रीडर्स का काम करते हैं। तो वहाँ पे यूरोप में वो दुकानदार रहता है, वो क्या करते हैं, डॉग ब्रीडर्स उसके पास अपने डॉग्स जो है, छोटे छोटे पपीज़, वो छोड़ देते हैं। वहाँ पे कैफ़े में क्या होता है, बहुत लोग आते हैं और चाय कॉफ़ी पीते हैं, और ये जो कैफ़े का ओनर है, ये दोनों काम करता है, ठीक है। ये नॉर्मली कैफ़े भी चलाता है और डॉग ब्रीडर का भी काम करता है। और वहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा आता है, छोटा बच्चा मतलब इन द सेंस होगा वो तकरीबन आप मान लीजिए 12-13 साल का बच्चा होगा, ठीक है। वो आता है और वो कहता है कि मुझे आई वांट टू बाय अ डॉग फॉर माई सेल्फ, आई वांट टू बाय अ ब्यूटीफुल लिटिल पप फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैं एक लौता हूँ, आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। सो आई वॉन्ट अ पप जो मेरे साथ खेल सके, एंड माई मदर इज़ कीपिंग वेरी इल, तो मुझे घर में कोई नहीं होता, तो मैं अकेला बहुत डिप्रेस सा फील करता हूँ। उसके पास कुछ पैसे रहते हैं, थोड़े से मुड़े हुए से नोट रहते हैं, कुछ उसके पास कुछ थोड़ी सी पेनीज रहती हैं, वो लेके वो वहाँ पे आता है। अब वो जो ओनर रहता है वो एक एजेड से अंकल रहते हैं, काफ़ी एजेड से बूढ़े से अंकल रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा ये काम करता है डॉग ब्रीडरिंग वाला, मैं तो कैफ़े चलाता हूँ बेटा, लेकिन कह लेंगे तुम्हें जो भी पप अच्छा लगे। वो बच्चा बहुत ही प्यारा सा रहता है, बहुत ही क्यूट सा बच्चा रहता है, और वो बहुत इस तरह से वो अपने पैसे निकालता है, वो बिल्कुल ऐसा समझ में आता है कि उसने बहुत लंबे समय से वो पैसे जमा किए हुए थे, मतलब उसने कई जगहों से वो पैसे जमा किए हुए थे, और बहुत वेल ऑफ फैमिली से नहीं दिखता वो बच्चा, मतलब जिस तरह के उसके कपड़े रहते हैं, थोड़े से टैटर्ड
क्लोथ्स वो पहना हुआ रहता है। तो ये समझ में आता है कि बहुत ऐसे पैसे वाले घर से नहीं है, बहुत मुश्किल से उसने पैसे जमा किए हैं। तो अब वो जो अंकल रहते हैं वो उसको एक वो देते हैं, चॉकलेट मिल्क देते हैं और उससे कहते हैं कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम ये चॉकलेट मिल्क पियो, ठीक है। और तो कहता है मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। कहता है हाँ कोई बात नहीं, तुम ये चॉकलेट मिल्क पियो, आराम से पियो, इसके पैसे नहीं चाहिए मुझे, तुम्हें जो भी पप अच्छा लग रहा है बच्चे तुम ले लो, ठीक है। अब वो घूमता है, खूब सारे पप्स देखता है, बहुत सुंदर सुंदर पप्स देखता है। कोई छोटू सा पप रहता है जिसके बड़े बड़े से बाल रहते हैं, बड़ा बड़ा सा फर रहता है, वो उसको बहुत सुंदर लगता है। एक और पप रहता है वो थोड़ा सा बड़ा सा रहता है, वो भाई साहब थोड़े से ब्राउनी से रहते हैं, वो अच्छे लगते हैं उसको, वो भी मस्त खेल रहा होता है। और 2-3 और पप्स होते हैं, कोई एक ब्राउन कलर का फरी होता है, कोई वाइट कलर का होता है, बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग ब्रीड्स के पप रहते हैं। कोई लैब्राडोर का बेबी रहता है, कोई पोमेरियन रहता है, कोई जो रहता है किसी और ब्रीड का रहता है, कोई बुलडॉग रहता है। तो बहुत सारे पप्स देखता है और उसको सबके साथ बहुत मजा आता है। फाइनली वो देखता है, सबके अलग अलग प्राइजेस पूछता है। तो वो कहते हैं, जो ओनर रहता है तब तक तो उसको बहुत लगाव हो जाता है ना उस बच्चे से, तो वो कहता है, वो ओनर कहता है अच्छा एक बात है बेटा, तुम्हें प्राइस की चिंता मत करो, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं मैं उतने में ही तुम्हें पप दे दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो कहता है ठीक है, अब तुम चुन लो अपने हिसाब से। तो वो चुनने लगता है। उसके बाद वहाँ पे कॉर्नर में एक देखता है, वो सारे पप्स जो हैं वो खेल रहे हैं और सारे बच्चे जो हैं, मतलब जो कैफ़े में आए हैं लोग, वो भी खेल रहे हैं वो पप्स के साथ। तो हो रहा है वहाँ पे कि वो सब खेल कूद रहे हैं, सब कुछ है। एक छोटा सा पपी रहता है, वो वहाँ पे कोने में अकेला बैठा हुआ है। तो ये जाता है पप उसके पास और वो खेल नहीं रहा होता किसी के साथ। तो वो कहता है, वो ओनर वो जाता है, ये जो छोटा सा बेबी रहता है उस पप की तरफ, ही वॉक्स टूवर्ड्स दैट पप, और उसके पास जाके ऐसे नील डाउन करता है और ऐसे अपना वो करता है, ऐसे ऐसे हाथ पे मारता है उसके। तो पप ने अपना हाथ उठा के ऐसे कर देता है उसको। तो ऐसा होता है। अब वो क्या होता है कि वो आता है उसके पास, ओनर के पास, और कहता है कि मुझे वो जो पप बैठा हुआ है ना कोने में अंकल, मुझे वो चाहिए। तो ओनर उसकी तरफ देखता है, फिर वो पप की तरफ देखता है, फिर वो बच्चे की तरफ देखता है और वो कहता है बेटा तुम एक काम करो, तुम कोई सा भी पप ले लो, ठीक है, उसको छोड़ के तुम कोई सा भी पप ले लो। तो कहता है पर मुझे वही चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है वो। तो कहता है नहीं बेटा, वो देखो क्या है कि वो ना थोड़ा सा लिम्प करता है, वो चल नहीं पाता है, उसका एक पैर जो है वो थोड़ा सा ख़राब है, तुमने नोटिस नहीं किया, तुम छोटे हो तो, इस वजह से वो बाकी पप्स के साथ देखो अलग सा बैठा हुआ है, वो खेल भी नहीं रहा उनके साथ। तो कहने लगे तुम कह रहे हो कि तुम अकेले हो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब है, तुमको एक प्लेमेट चाहिए, खेलने वाला चाहिए, तुम वो पप ले लोगे बच्चे तो तुम्हें खेलेगा नहीं वो तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ दौड़ भाग नहीं सकता, वो फेंस पे नहीं चल सकता, वो क्या है, वो एक ही जगह पे बैठेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। तो कहने लगा अंकल मुझे फिर भी वही पप चाहिए। तो ये ओनर समझ जाता है, कहता है यार इसके पास शायद बच्चे के पास पैसे जो हैं वो कम है, तो उसको इसलिए लग रहा होगा कि वो सस्ता होगा पप। तो कहने लगा कि तुम जितने पैसे तुम्हारे पास हैं तुम उसमें कोई अच्छा पप ले लो, मैं तुम्हें कोई अच्छा पप भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है नहीं मुझे पैसों की दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे वही पप चाहिए। तो वो ओनर समझ में नहीं आता उसके, वो कहता है कि अच्छा ठीक है। तो पप को मंगाता है और फिर कहता है कि तुम एक बार फिर सोच लो। तो कहने लगा अच्छा ठीक है, काम करो, ये जितने पैसे हैं तुम्हारे पास इसकी आधी कीमत जो है तुम मुझे आधी कीमत दे दो, क्योंकि ये वैसे ही लिम्प करता है बच्चा, पप जो है ये वैसे भी तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तो मैं आधी कम कीमत में तुम्हें दे दूँगा। तो कहने लगे नहीं, आप जब सब पप्स की उतनी ही कीमत लगा रहे हैं तो इसकी कीमत कम नहीं हो जाती, क्योंकि ये लिम्प करता है, आप मुझे उतनी ही कीमत में दो जितने बाकी पप्स हैं। तो कहना तुम्हारे पास वैसे ही बेटा पैसे की वो है नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे किसी और काम आ जाएंगे, ये मत लो तुम। तो कहने लगा कि नहीं मैं पूरे पैसों में ही लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिर्फ लिम्प करता है, इस वजह से इसकी कीमत कम नहीं होती। तो ओनर के ये समझ में नहीं आता, तो कहता है कि अच्छा ठीक है, वो दे देता है उसको पप, पैसे ले लेता है उससे, पूरे जो उसके गुड़ी मुड़ी से करे हुए नोट रहते हैं वो दे देता है, ये रख लेता है। बाद में जब ये वो हॉट चॉकलेट पी रहा होता है तो क्या करता है बच्चा, एक कप मंगाता है और उसमें आधी हॉट चॉकलेट जो है वो पप को देता है और उसके सामने रख देता है। वो पप बड़े शौक से उसको पीता है, ठीक है। तो ये भी पी रहा होता है। तो बाद में फिर वो ओनर जो है वो थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि उसके अंदर जिज्ञासा सी होती है, और वो आके पूछता है कि बच्चे एक बात बताओ, तुम्हें मैं इसको कम पैसे में दे सकता था, ये लिम्प करता है, यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फर वाले पप्स हैं, इतने सुंदर सुंदर कब्स हैं, इतने लोग हर ब्रीड के हर उसके आपको मिल जाएंगे, तो फिर तुमने एक ऐसा पप क्यों लिया जो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता और वो कभी ठीक नहीं हो सकता। मैं तुम्हें किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता, वो कभी ठीक नहीं हो सकता, वो हमेशा ऐसा लिम्प करेगा। तो वो बच्चा कुछ नहीं बोलता, वो बच्चा सिर्फ देखता है। वो अंकल खड़े रहते हैं साइड में, देखता है और वो अपना जो ट्राउज़र्स रहता है वो अपने ट्राउज़र्स को नीचे से फोल्ड करता है और ऊपर लाता है और वो अपना पैर दिखाता है, और वो पैर में ब्रेसेस लगे होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपके कि उसके पैर में लगे होते हैं ब्रेसेस, और ये बोलता है और वो उसके ओनर की तरफ देखता है, वो पप को उठाता है, अपनी चॉकलेट मिल्क के लिए उनको थैंक यू बोलता है और पप को लेके वो चला जाता है, ठीक है।
ये रही एक कहानी। उसने अपने पैर उठाए तो क्या पता चला कि उसके खुद के पैर जो थे उसमें ब्रेसेस लगा हुआ था। ये हो गई पहली कहानी। दूसरी कहानी जो है वो आप ये समझ लीजिए कि वो एक कहानी है एक स्टूडेंट की और एक टीचर की। ठीक है, एक स्टूडेंट और एक टीचर रहते हैं और वो एक रास्ते पे जा रहे होते हैं। ठीक है, अब जा रहे होते हैं तो वो जो स्टूडेंट रहता है वो बहुत ही कंपैशनेट रहता है मतलब बहुत ही कंपैशनेट तो रहता है, लेकिन क्या रहता है, बहुत ही शैतान रहता है, बहुत ही मस्तीखोर वाले बच्चे होते हैं ना, कुछ वैसा रहता है। तो वो जो टीचर है उसके साथ उसकी बहुत जमती है। वो टीचर जो रहता है बहुत कंपैशनेट रहता है, उसकी भी जमती है और वो उसकी अच्छी अच्छी बातें इस बच्चे को सिखाता है। वो कहता है कि देखो तुम इतने अच्छे बच्चे हो, इतने कंपैशनेट, इतने प्यार करने वाले बच्चे हो, पर तुम बहुत शैतान हो। तो वो हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है उनको। रास्ते में जहाँ वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पे रोज़ उनका जो एक एरिया था वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे एक काम चल रहा था होता है पेवमेंट पे। तो वहाँ पे एक लेबर रहता है, वो क्या करता है कि अपने शूज़ जो है वो बेसिकली क्या करता है साइड में उतार के रख देता है और अंदर जाके काम करता है, काम निपट जाता है उसका, फिर आता है बाहर, वो शूज़ पहनता है और घर चला जाता है। तो ये जो बच्चा रहता है ये जाता है और क्या कहता है, ये अपने सर को कहता है कि सर ये जो लेबर है ना यहाँ पे देखो वो अंकल रोज़ अपने शूज़ बाहर रख के जाते हैं, तो अपन एक दिन उन शूज़ को गायब कर देंगे, कितना मज़ा आएगा, वो ढूंढेंगे इधर उधर, परेशान होंगे, अपन उनको परेशान करते हैं। तो वो उसके सर उसको समझाते हैं कि देखो तुम इतने ऑब्जर्वेंट हो कि तुम ये देखते हो कि वो अंकल रोज़ काम करते हैं और अपने शूज़ बाहर निकालते हैं, ठीक है, अब तुम ये कह रहे हो मुझसे कि अपन ये शूज़ उठाते हैं और अपन गायब कर देते हैं, फिर देखना वो कैसे परेशान होंगे, देखना आप कितना मज़ा आएगा, उनका अटेंशन देखना आप कैसे, फिर अपन छुप के देखेंगे उनको, ठीक है। तो कह लेंगे इससे क्या मज़ा आएगा तुमको, तुम्हारे पास अभी पैसे हैं, अच्छे तुम वेल ऑफ हो, अच्छे घर से हो, सब कुछ है, तो एक काम करते हैं अपन थोड़ा सा अपना जो स्टाइल है गेम का उसको थोड़ा सा पलटते हैं, उसको शूज़ को गायब करने की जगह तुम एक काम करो, तुम उस शूज़ में जाके 2 नोट रख दो, ठीक है। तो वो उनको जो भी नोट होते हैं 10 के 20 के 50 के जो भी 2 नोट निकाल के देखते हैं, कहते हैं वो शूज़ में तुम नीचे जाके वो शूज़ में वो नोट रख दो, ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि क्या रिएक्शन रहता है, फिर अपन यही काम करेंगे जो तुमने बोला कि अपन छुप के देखेंगे। तो कह लेंगे हाँ ये आइडिया भी सही है, ये करके देखते हैं। तो वो रख के आ जाते हैं और फिर ये दोनों छुप के देखने लगते हैं उसको। फिर वो जो लेबर रहता है वो थका हारा बाहर आता है, करता है, जैसे ही वो एक पैर डालता है शूज़ में तो देखता है एक नोट रखा हुआ है उसमें। वो हड़बड़ा के वो नोट बाहर निकालता है, इधर उधर देखता है कि ये नोट कहाँ से आ गया। फिर वो ढूंढने की कोशिश करता है कि कौन है वो जो नोट रख के चला गया मेरे शूज़ में। किसी से पूछता है कि किसी का बिल गिरा हुआ है, किसी का नोट है यहाँ पे, किसी ने रखा हुआ है, क्योंकि वो लेबर रहता है लेकिन बहुत ईमानदार रहता है ना। तो कहता है कि किसी का नोट रखा हुआ है, कोई नहीं दिखता उसको, वो बिल्कुल सड़क खाली रहती है, इधर उधर खूब ढूंढता है, नहीं मिलता। लेकिन वो इतना खुश हो जाता है उस नोट को देख के, वो उस नोट को ऐसे सर से लगाता है और अपनी जेब में रख लेता है। फिर वो पैर डाल लेता है, दूसरा पैर जब वो डालता है तो फिर उसमें नोट रहता है और फिर वो इधर उधर देखता है और उसको समझ में नहीं आता कि कैसे हो सकता है ऐसा कि एक दिन में उसको 2-2 50 के नोट मिल गए, जबकि वो बेचारा दिन भर काम करता है, दिन भर मेहनत करता है, तो भी उसको उतना नहीं कमा पाता वो। और आज तो जिस जगह वो काम करने गया था वहाँ पे उसके बॉस ने उसको कह दिया कि आज काम नहीं है, आज कोई ज़्यादा काम नहीं है तो तुम घर जाओ। मतलब क्या हुआ कि उसको जो दिन की दिहाड़ी थी वो भी नहीं मिली उसको, और बाहर निकला वो और 50-50 के उसको 2 नोट या 100-100 के 2 नोट जो भी मिले, दूसरा वो रखा और वो इधर उधर देखा उसने, और उसने फिर वो जो नोट है फिर ऐसे सर से रखा है उसने और फिर उसने अपनी जेब में रख लिए, ठीक है। और इधर उधर देखता रहा वो उस नोट को देख के, और वो ऊपर वाले को ऐसे देखता है और वो लेबर जो है वो ऐसे करता है और बोलता है कि आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान है। और ये जो चीज़ थी वो बच्चा जो है छोटा सा उसके सर के साथ देख रहा होता है, ठीक है। और वो जब वो देखता है कि वो व्यक्ति जो है वो नोट पहनता है और वो नोट जेब में रखता है, जूते पहनता है और वहाँ से चला जाता है, और ये इतनी बड़ी बात बोल के जाता है कि आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान है। तो वो सर उसको बाद में बोलते हैं कि आज तुमने देखा कि अगर तुम अपन उसके जूते चुरा लेते, अपन उसके जूते छुपा लेते तो अपना तो मजाक था, तुम मजाक में करते हो, तुम्हारी कोई इंटेंशन ख़राब भावना नहीं थी, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम सोचो कि उसके उस लेबर के दिल पे क्या बीतती है ना, क्योंकि उसके आज बेचारे को एक तो दिहाड़ी नहीं मिली उसकी, ऊपर से उसके जूते भी चोरी हो जाते। मतलब कुछ देर के लिए अपन भले ही उसको वापस कर देते, लेकिन उस टाइम पे उसका क्या मनोदशा होती। लेकिन आज जो तुमने किया, तो इससे पहले को अपनी बात फिनिश कर पाते उसके सर, वो कहता है बच्चा उनसे कि आज सर आपने मुझे लाइफ का इतना बड़ा लेसन दिया। और बच्चा जो है बिकम टेरी आइड, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सर आज जो आपने मुझे लाइफ में लेसन दिया वो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा, और मैं ज़िंदगी भर इसको जब याद रखूँगा तो मैं ये समझूंगा कि मैंने आज के बाद जो मेरा नज़रिया है चीज़ों को देखने का वो बदल गया है,
ठीक है, तो आपको समझ में आया। मैंने आपको 2 स्टोरीज़ बताई, जिसमें 2 स्टोरीज़ में हमने क्या डिस्कशन किया, हमने 2 स्टोरीज़ में ये डिस्कशन किया कि 2 अलग अलग भावनाओं के बारे में हमने बात की, 2 बिल्कुल अलग अलग चीज़ों के बारे में हमने बात की, जो कि देखा जाए तो मोटे तौर पे आपको एक जैसी लग रही होंगी, लेकिन हैं दोनों से बहुत अलग। एक में जो भावना है वो बहुत अपनेपन की है, जिसमें एक फीलिंग आ रही है कि ये तो बिल्कुल अगर मैं हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दूसरे में ये है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि एक फीलिंग जो है वो एक अलग इंसान की है, लेकिन वो एक अलग इंसान जो है उसको कैसे ट्रिगर करती है कोई और चीज़, और वो कैसे उसको बदलती है या उसकी भावनाओं को या उसकी सोच को बदलती है। और यहाँ इन 2 स्टोरीज़ के माध्यम से हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं, या इन तीनों अलग अलग भावनाओं से जो कि हमें एक जैसी लगती हैं, या लोग जो है उसको अक्सर एक दूसरे का आप क्या बोलते हैं पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या सिनोनिमस मानते हैं, कंपैशन, एम्पैथी और सिंपैथी। इसमें से आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ये कौन सी जो स्टोरी है वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। Okay, so with this we come to an end of the very compassionate and very टॉपिक very close to my heart। हमने एम्पैथी के बारे में चीज़ समझी है, एंड आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर अबाउट क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर मैं अपनी बात छोड़ दूँ ना, तो अगर आप किसी की भी बात करते हैं, अगर आप बड़े बड़े, जैसे मैंने बोला कि बड़े बड़े आप राइटर्स की बात कर लीजिए, आप बड़े बड़े स्टेट्समैन जो हुए हैं दुनिया में उनकी बात कर लीजिए, अगर कहा जाता है कि अगर कोई एक फीलिंग है, कोई एक चीज़ है जो लोगों में, इंसानों में आज की डेट में हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, एंड द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन, उसमें हम कहते हैं कंपैशन या एम्पैथी, राइट। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन स्किल है, और इसी वजह से नो वंडर आपके IGKO में भी आपसे पूछी गई है। इसमें आपने वो देखा है, एक तो मुझे एक और एकदम से आपको पढ़ाते पढ़ाते याद आया कि आमिर खान की वो मूवी थी तारे ज़मीं पे, वो मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को देखनी चाहिए, और स्टूडेंट से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को देखनी चाहिए, क्योंकि वो मूवी इतनी अच्छी, इतनी संवेदनशील मूवी है, जो कि इतने जिसको बोलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ उसको बहुत ही सेंसिटिवली डील करती है। उसमें अगर आपने देखा हो कि वो छोटा सा जो बच्चा रहता है ईशान, जिसके साथ कुछ अपने इश्यूज़ रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसको वो आपको मालूम है कि उसको थोड़ी सी एक जिसको बोलते हैं कि डिसेबिलिटी रहती है राइटिंग में, ठीक है। तो वो जैसे आपको मालूम है कि वो जो इश्यूज़ उसके साथ रहते हैं, डिसलेक्सिया रहता है उसको, और उसके जो सर का किरदार जिन्होंने निभाया, जो उसके आर्ट टीचर रहते हैं, वो कौन रहते हैं, आमिर खान, और वो जब उसको पूरा करते हैं और उसको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, अपनी तरीके से उसको मोल्ड करते हैं, और उसकी जो खूबी है, जो उसका हुनर है, उसको निखारते हैं, तब जब वो बोलता है कि एक टाइम एक आपने उसमें देखा होगा सीन जिसमें वो पूछता है कि क्यों किया उन्होंने ये, राइट। तो वो उसमें वो पूरी स्टोरी नरेट करता है, उसको बताता है, और कैसे वो उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि एक टाइम पे जब वो उतने छोटे थे, उसका जो सर थे वो उसी उम्र के थे, इतने छोटे थे, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी दिक्कतें, ये सारी परेशानियाँ उनके साथ भी थी, और उनको भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि लोग उनको समझ नहीं पा रहे। और जब आप उस फेज़ में होते हैं, जब आपको लगता है कि आप उस उम्र के उस पड़ाव से, उस दौर से निकल जाते हैं, तो जितना आप दूसरे के दुख तकलीफ़ को समझ पाते हैं, जितना आप रिलेट कर पाते हैं, और नेसेसरीली हर किसी के दुख या तकलीफ़ को पकड़ने के लिए या उसको समझने के लिए आपको ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आपको खुद उस फेज़ से निकलना होता है। लेकिन उस मूवी की मैं बात बता रही हूँ कि वो उसमें समझाते हैं कि मैं भी इस चीज़ से निकल चुका हूँ, मैं भी इस दौर से निकल चुका हूँ, आई नो व्हाट इट फील्स टू बी इन योर शूज़। और वो चीज़ जो थी उसने एक बच्चे की पूरी लाइफ को बदल दिया, क्योंकि किसी एक इंसान को अपनी लाइफ में जब उसको ज़रूरत थी तब वो चीज़ नहीं मिल पाई जो वो सीख करता था, ठीक है। इसी तरह की एक मुझे और चीज़ याद आती है, जब हमने किया था, मैंने एक इंटरव्यू सुना था, इंटरव्यू नहीं था एग्जैक्टली, एक अवार्ड शो में एंजेलिना जोली ने, आई थिंक एंजेलिना जोली आप जानते हैं ना, बहुत फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनको जब अवार्ड दिया गया तो उनको बुलाया गया, एंड शी सेड दैट मैं हमेशा ये सोचती हूँ, उन्होंने ऑफकोर्स इंग्लिश में स्पीच थी वो, उसका कुछ मैं टूटा फूटा आपको कुछ वो बता पा रही हूँ, मतलब पूरी स्क्रिप्ट तो मुझे ऑब्वियसली नहीं याद है, बट वॉट स्टेड विथ मी वॉज दैट शी सेड दैट ऑलवेज आई एम ऑलवेज अपील टू थिंक, मैं हमेशा ये बात सोचने के लिए विवश हो जाती हूँ दैट वाई सम पीपल, वाई देयर इज़ अ वुमन जस्ट लाइक मी with the same dreams, with the same career path, with the same love for the family, with the same compassion and same values, sit in a refugee camp, and I over here
आई एम स्टैंडिंग ओवर हेयर टेकिंग अवार्ड फ्रॉम यू, और मे बी वो जो महिला है उसकी वो ज़्यादा बेटर हो अगर उसको ये चांस मिलता जो मुझे मिला है ज़िंदगी में, एंड इफ़ शी वॉज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी इन लाइफ देन प्रॉब्ली शी वुड हैव मेड अ बिगर मार्क। हो सकता है वो मुझसे बेहतर मार्क बनाती, हो सकता है वो मुझसे बेहतर काम करती, हो सकता है वो बेहतर फिल्में करती, हो सकता है वो बेहतर स्पीच देती, लेकिन सिर्फ ये है कि आई डोंट नो व्हाई आई एम सो लकी टू वॉक दिस प्लेस, टू हैव दिस लाइफ एंड टू वॉक दिस स्पेस, और वो जो है उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कहते आई ऑलवेज थिंक अबाउट इट दैट व्हाई इज इट एंड व्हाई द वर्ल्ड इज सो अनफेयर, दुनिया इतनी अनफेयर क्यों है, राइट। बट ऑब्वियसली आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट चेंज दैट, मैं वो चीज़ें पूरी दुनिया के लिए नहीं बदल सकती हूँ। बट वॉट आई कैन डू इज, एज माई मदर सेड टू मी, एज माई मदर टोल्ड मी, एज माई मदर टॉट मी, कि व्हेन यू आर इन द प्रिविलेज्ड प्लेस, जब आप प्रिविलेज्ड प्लेस में होते हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज, आप ये कर सकते हैं दैट यू कैन मेक लाइफ फॉर अदर्स ईजी। जिन लोगों की ज़िंदगी मुश्किल है आप उसको आसान करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड टू बी ऑफ सम यूज़, आप अपने आप को यूज़फुल साबित कर सकते हैं। एंड यूज़फुल साबित आप नेसेसरीली बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके नहीं, आप अपने आप को किसी के लिए काम आने के लिए, अगर आप किसी के इंसान के काम आ सकते हैं तो भी आप अपने लिए बहुत बड़ा रास्ता जो है वो अपने लिए या अपने लिए ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट स्टेड विथ मी एंड दिस इज़ वॉट आई थिंक शुड स्टे विथ यू आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो, ठीक है। अब इसको वीडियो को आपको दोबारा देखना है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे, magnetbrains.com पे एक्सक्यूज़ मी। यहाँ पे हमारे बहुत सारे आपको मालूम है चलते हैं, K-12, NTSC, ओलंपियाड, सब कुछ हमारा चलता है। आपको ओलंपियाड पे जाना है। ओलंपियाड पे जब जाएंगे आप तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है IGKO वॉच नाउ का ऑप्शन है, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारा आपको मालूम है वीडियोज़ के ऑप्शंस आते हैं। जितने वीडियोज़ हमारे हुए हैं आप इसको स्क्रॉल अप कर सकते हैं, जैसे लाइफ स्किल्स में होगा, ठीक है। लाइफ स्किल्स ओपन करोगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है। जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं वो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह, जैसे यहाँ पे हुआ है ना, इसको क्लिक करोगे तो इस तरह का आपको ब्लो डाउन मिल जाएगा। तो आप इसको खोल सकते हैं और आपको जो भी देखना है, अगर आप एक बार में पूरे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि जितना एक बार में देख पाते हो उतना देखो, अगली बार के लिए यू ऑलवेज हैव अ टाइम टू कैरी फॉरवर्ड। सेम चीज़ जो है वो यूट्यूब पे भी होती है ना। आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलती हैं, जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको FB पे मिल जाते हैं, आपको हमारे इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे, तो वो इश्यूज़ नहीं है। ये जो इसमें इस पर्टिकुलर उससे जो आपने सीखा होगा, ये जो आज का जो हमारा सेशन था, जो हमने लाइफ स्किल देखी है एम्पैथी पे, इसकी जो भी आपकी लर्निंग होगी, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी अगर वो आप मुझे नीचे लिख के बताएंगे तो, ठीक है। इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि हम कोई चीज़ अगर ऐसी है जो मैंने मिस कर दी है तो आप मुझे लिख के बताइए, आई विल गेट बैक टू यू। और खासकर जो 2 लास्ट स्टोरीज़ हैं वो आप मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टोरी जो है वो कौन सी भावना को रिफ्लेक्ट कर रही थी, ठीक है। ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, वील मीट ऑन दी मे बी विद द नेक्स्ट सेशन, लाइफ स्किल के सेशन के साथ भी और हमारे कॉन्सेप्ट के साथ भी। थैंक यू सो मच।